अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मौसम की, क्योंकि मौसम तो सच में औसम बिल्कुल नहीं है और ये मजीद खराब होता चला जा रहा है। और इसकी एक रीजन तो मैं खुद दूं, जिसका अमली मुजाहिरा हम देख रहे हैं। आप रीजन नहीं है, आप उसका शिकार हैं। आप देख रहे हैं और मैं महसूस कर रही हूँ। और ये हर घर की कहानी, इसमें कहानी घर घर की बन चुकी है। आपके घर में दो बंदे ठीक होते हैं, कोई तीसरा बीमार हो जाता है। कोई पहला बंदा जो होता है वो बीमार होता है, तो बाकी दो जो है ना वो बीमारी के प्रोसेस में होते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्मॉग और फॉग इस वक्त लाहौर में बहुत ज्यादा है। पंजाब के जो इर्द गिर्द के इलाके वहां पर बहुत ज्यादा है। और लग ऐसा रहा है कि अनवार अभी दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि जो मौसम है वो सर्द भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। और लेकिन एक अच्छी चीज जो कुछ थोड़ी सी हुई है वो ये कि हम पहले नंबर से एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम थे, पहले नंबर पर लाहौर था, अब हम छठे नंबर पर आ गए। जिस दिन मुझे मेरी तबीयत में बेहतरी महसूस हुई ना अनवार, उस दिन मैं आपकी बात पे यकीन कर लूंगी। ये भी वैसे अच्छा पॉइंट है। बहरहाल तो जो सिंध के भी बेशतर इजला हैं वहां पर भी यही कहा जा रहा है मौसम खुश रहेगा। और अभी दूर दूर तक जिस तरह से ज़रा आप कह रही हैं कोई भी अभी नामो निशान बारिश का नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो सर्दियों की बारिश के मजे हैं, गर्मा गर्म सूप पीने के मजे हैं, वो अभी लोग मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ये कर रहे हैं कि बारिश किसी तरह से हो जाए। तो जो आउटडोर सिटिंग्स हैं उनको एंजॉय किया जाए। अच्छा, उसमें हमें ये भी फील कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत प्यारे मौसम की नेमतों से नवाज रखा है। और ऐसे में हर एक मौसम का ना एक अपना ही इम्पैक्ट है। मौसम गर्मा हो, मौसम सरमा हो, बहार खजा हो। और ऐसे में आप क्या कहते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को भी इंजॉय करते हैं। और बारिश का भी एक सीजन होता है। और कहते हैं ना कि गैर मौसमी बारिश होना, अनसीजन ये बारिश हुई, घर वाले भी कह रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन अब हम जब उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना तो हमें आइडिया हो रहा है कि नहीं, मौसम की बेहतरी के लिए और इंसान के सेहतमंद रहने के लिए तमाम चीजें कितनी जरूरी। लेकिन ये जो स्मोक का वेदर हमारी कोताहियों की वजह से हमने इसको एक हिस्सा बना लिया है, इन तमाम मौसमों में से एक मौसम बना लिया है, वो हमारी भी कोताही है। तो इंडिविजुअली तौर पर भी हमें सोचना है, हमें दरख्तों की जो कटाई का अमल है उसको रोकना है, मजीद दरख्त भी लगाने हैं। हमारी जो जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनकी जो मेंटेनेंस है वो ठीक रखवानी है। कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, अपने तौर पर मेरा ख्याल है अब हमें चाहिए कि हम ये फैसला करें आने वाली नस्ल के लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए भी। खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हम हमेशा से कह देते हैं और गवर्नमेंट पर सारा मलबा डाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है खुद से भी कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर आएगी। तो आई हैव एडवाइस, लेकिन वो एडवाइस हम आपके प्रोग्राम में आगे चलकर शेयर करेंगे। अभी जरा एक टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ लेते हैं तो फिर ताकि प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। इंतखाबात मुलतवी करने का इल्जाम, अवाम को गुमराह करने की कोशिश, इलेक्शन कमीशन। पाकिस्तान को किसने तबाह किया, नवाज शरीफ का सवाल। सारा इनाम कत्ल केस, मुलजिम शाहनवाज अपने अंजाम को पहुंच गया। पाकिस्तान फिल्म ने बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। और क्रिकेट में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट सीरीज इस वक्त शुरू हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इस वक्त हो रहा है। 463 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 7 खिलाड़ी उनके पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तानी जो बॉलिंग की बात अगर हम करें तो वो खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिल सके जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, क्योंकि कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, फील्डिंग के मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। और वो जो कैचेस विन मैचेस वाली बात है वो फिर हमने देखा है कि उसका नुकसान पाकिस्तानी टीम को उठाना पड़ा है। तो एक बड़ा अच्छा जो स्कोर है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम करने में कामयाब हो चुकी है। पाकिस्तानी बॉलर्स हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। और सबसे जो अच्छी इनिंग्स हम देख रहे हैं वो डेविड वार्नर ने खेली है। 164 रन की बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की है। उसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा उनके साथ आए थे। 126 रन की शराकतदारी थी पहली विकेट में। और बड़ा जबरदस्त जो आगाज था वो टीम ऑस्ट्रेलिया को अब मिल चुका है। और अभी अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि पाकिस्तान ने किस तरीके की बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो शाहीन शाह अफरीदी से स्टार्ट लेते, जिन्होंने 2, खुर्रम शहजाद और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की है। अच्छा, ये जो शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कहा गया है कि कल उन्होंने मेरे ख्याल में 43वें ओवर में जाके गालिबन कोई पहली विकेट ली है, या मेरे ख्याल से वो अपने बाकी के जो ओवर्स हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो सिचुएशन अभी हमें नजर आ रही है वो ये कि शाहीन पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भी हमने देखा वो कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस हमें दिखाते हुए जैसे नहीं आए। एशिया कप में भी उनका कुछ यही हाल रहा है और अब वो इस टीम के नायब कैप्टन हैं। ये मैं सिर्फ शाहीन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं बोर्ड के उन फैसलों के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ रही हूँ जो कि लिए गए हैं, क्योंकि जिन बेसिस पर प्रीवियस कप्तान को आपने बाय बाय किया है, अगर उस किस्म के रिजल्ट्स ही हमने आगे चलकर देखने हैं तो डेफिनेटली सवाल तो बिल्कुल उठेगा। और शाहीन की परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करें, हमारे प्राइम बॉलर हैं, लोगों ने बड़ा पसंद करते हैं और बार बार जो सीनियर
क्रिकेटर्स भी हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो शाहीन की परफॉर्मेंस है वो हम 50% पर देख रहे हैं। तो क्यों बार बार शाहीन को ही सारे स्क्वाड्स में ऐड किया जा रहा है अगर वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है? साथ ही छोटी लाइन में ऐड करना चाहूंगा, एशिया कप जो अंडर 19 टीम की शानदार कारकर्दगी है, बड़ा जबरदस्त सफर जारी है जहां पर पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज अभी शुरू हो चुकी है, रन्स का पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया है। फिर से वही मसले, पाकिस्तानी बॉलर्स भी विकेटें नहीं ले पा रहे हैं और जो कैचेस छोड़ने का सिलसिला है फिर उसका खुमियाजा भी भुगत रहे हैं हम। देखिए, ये तो आपको पता है कि हमेशा एक कहा जाता है ना, कैचेस विन मैचेस, और कल जिस वक्त आपने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा उसके बाद आपको पता है रन आउट भी अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का जो उनसा वो हिट नहीं हुआ विकेट को, फिर उसके बाद आपने उस्मान ख्वाजा का भी कैच छोड़ा था। तो कल बड़ी स्लॉपी आपकी फील्डिंग रही है। लेकिन कल की निस्बत अगर मैं आज देखूं ना तो आमिर जमाल की बात करूं तो अच्छे रिदम में आपको नजर आ रहे हैं। 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिस तरीके से वो रिदम के साथ बॉलिंग आज कर रहे हैं, पेस भी आपको नजर आ रही है, एग्रेशन भी नजर आ रहा है। खुरम शहजाद, क्योंकि दोनों लड़के डेब्यू कर रहे हैं टेस्ट मैच के लिए। खुरम की अगर बात करो, खुरम शहजाद ने भी कल अच्छी नपीतुली बॉलिंग की है। लेकिन शाहीन की मैं बात आप लोगों से अभी कर रहे थे तो कुछ हद तक हकीकतन अगर मैं बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी लॉन्गर फॉर्मेट में स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आते हैं। अब जहां T20 की बात हो, 4 ओवर्स का कोटा, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन कल भी अगर आप उनको देखें तो वेल डायरेक्टेड उनकी बॉलिंग थी नहीं। जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज भी कल हमने यूज की वेल डायरेक्टेड थी नहीं। डेविड वार्नर के खिलाफ आपने देखा होगा कि स्लॉपी फील्डिंग भी थी, फिर डायरेक्शन आपका कभी लेग साइड पे शॉर्ट पिच जा रही है, कभी बहुत ज्यादा विद देते हैं। तो इस चीज पे तो डेविड वार्नर कल आपको फिर फेंटा भी लगाया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आई डोंट नो फटीग कैरी कर रहे हैं या क्या मामला है। लिटरली जो पाकिस्तान मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तानी वहां पर थिंक टैंक बैठा हुआ, उनको इनके बारे में अब सोचना होगा कि किस तरीके से ऊपर से आपने उनको टेस्ट मैच का वाइस कप्तान भी बना दिया टेस्ट सीरीज का, तो एक और जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। लेकिन जब आप एक जिम्मेदारी लेते हो तो इसका मतलब आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए हैं, लेकिन मैंने कहा ना लॉन्गर फॉर्मेट्स पे वो आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे अगर मैं दोनों फास्ट बॉलर्स अगले दो जो फास्ट बॉलर्स हैं, बेशक उनका डेब्यू, लेकिन उनकी बात करूं तो उनका क्यों नजर नहीं आता स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट वो खेलते हुए हैं। 4 डे क्रिकेट बहुत ज्यादा उन्होंने खेली है। उनको पता है कि लंबे स्पेल्स हम लोगों ने कैसे करवाने हैं, इस तरीके से विकेट लेनी है। कल खुरम शहजाद की बात करूं तो आपने इनिंग्स के स्टार्ट में भी देखा होगा कि उस्मान ख्वाजा ने कल बहुत तंग किया था आउट स्विंगर के साथ, वो तंग करे थे, लेट स्विंग भी उनका बॉल हो रहा था। उसके अलावा अगर आमिर जमाल की बात करूं तो कल पेस नजर नहीं आया, रिदम नजर नहीं आया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आसान नहीं होता इन विकेट्स के ऊपर। फिर पिच पे भी आपको पता है कुछ थोड़ा बहुत अगर बात करें तो ये वो ट्रेडिशनल विकेट नहीं है वाका की जो कि आपको पर्थ की नजर आती थी। वन ऑफ द दुनिया की तेज तरीन विकेट थी। ये नया स्टेडियम है, ड्रॉप इन विकेट है। एज सच फास्ट बॉलर्स के लिए यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट कल मुझे नजर नहीं आया। लेकिन ये पूरी अगर टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान पे रिलायंस जरूर अल्लाह करे कि अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएं। लेकिन अगर फेवरेट्स की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा आपको फेवरेट्स नजर आता है। अच्छा, ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं वैस, जहां पर आप डिफरेंट फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है इस पिच पे हमारे स्पिनर्स फिर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? और बात ये भी हो रही है कि जहां पे कुछ लोगों का डेब्यू हुआ है वहीं पर वर्ल्ड कप में वसीम जूनियर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कंपैरेटिवली। अगर हम हारिस रऊफ के हवाले से भी देखें, बहुत सारे मामला उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर्स पढ़ते रहे हैं, तो आपको लगता है कि टीम में कहीं ना कहीं उनकी गुंजाइश मौजूद थी? अगर साथ ले लेते तो चले थोड़ा एक अच्छा आपको कुशन मिल जाता। देखिए, इस वक्त अगर पेस बैटरी की बात करूं तो पेस बैटरी ने, मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी रेट अगर देखें तो चाहे शाहीन शाह अफरीदी का देखें बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, 4 रन पर ओवर उन्हें दिए, तो इकोनॉमी रेट अपना मेंटेन किया। लेकिन रेगुलर इंटरवल्स की विकेट्स की बात करूं तो वो आपके बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आपको आए। मसला कहाँ होता है बॉलर का, जब आपकी स्लॉपी फील्डिंग होगी तो बॉलर अपना रिदम छोड़ देता है, जो कल आपको नजर आया था। आज थोड़ा रिदम आपके लड़कों ने पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर स्पिन यूनिट की बात करें तो मैं खुद हैरान था कि पाकिस्तानी जो थिंक टैंक है, ऑब्वियसली वो वहां बैठे, उनको बेहतर पता है पिच को, उन्होंने रीड किया। लेकिन जब आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं पिक की हुई यहाँ पर, मैं खुद हैरान था कि आपके पास नोमान मौजूद थे। मुझे पता है कि आपने डायरेक्टली अनफॉर्चुनेटली इब्रार जोन से वो इंजर्ड हो गए, लेकिन नोमान इस वक्त आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में थे तो शायद उनको रखना चाहिए था। लेकिन जब टीम सेलेक्ट हुई थी पाकिस्तान की तो इस टेस्ट मैच के लिए, तो साफ पता लग रहा था कि आप शायद ज्यादा डरे हुए हो अपनी बैटिंग को लेके कि हमारी बैटिंग जितनी लंबी होगी हम शायद उतना तगड़ा इस मैच के अंदर खेल सकें, क्योंकि अभी 472 स्कोर हो चुका है, 7 खिलाड़ी आउट है, ये आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड की हिस्ट्री उठा के देखें, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल देख रहे हैं तो पाकिस्तान
सेकंड इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं वो फल्टर करती है और गिर जाती है एकदम। बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए यहाँ पर, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इनिंग्स खेल जाए। शान मसूद नए कप्तान है, मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ, अपने प्रोग्राम में करता हुआ हूँ कि खुदा का वास्ता अगर इस बेचारे को कप्तान बनाया हुआ आप लोगों ने, बहुत अच्छा वो कप्तानी कर रहा है। कल बॉडी लैंग्वेज नजर आई, फील्ड प्लेसमेंट आप देखें किस तरीके से अपना वो टैक्टिक्स उन्होंने कल आउट किया उस्मान ख्वाजा, दूसरे प्लेयर्स को, डेविड वार्नर तक को, लेकिन उसको कप्तान थोड़ा अरसा रहने दें। एक टेस्ट मैच के ऊपर शायद मैं या आप सब लोग को जज नहीं कर सकता। ये 3 टेस्ट मैच सीरीज है। अगर स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप की बात करो तो इंडिया से स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप कोई नहीं थी आपके पास, तो 35 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल, आपको थोड़ा बहुत जो है ना रिलक्टेंसी दिखानी पड़ेगी लड़कों पे। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है और बहुत से एनालिस्ट को मैंने भी ये कहते सुना है कि इस बार शान मसूद को जो टेस्ट सीरीज का कप्तान बनाया गया तो बली का बकरा ये जरूर बनेंगे। तो ये तो फिर बातें पहले से ही होना शुरू हो गई हैं कि अगर टेस्ट सीरीज अल्लाह ना करे हार के आते हैं या कोई ऐसा मामला होता है तो फिर इनको भी फारिग कर दिया जाएगा, फिर एक नया कैप्टन लाया जाएगा। वो तो मैं शायद आपके भी शो पे उसे मैंने कहा था कि वक्त आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान में किसी को बना के भेजते तो बेचारा सदके का बकरा जाता है, उसको ज़िबा करने के लिए आप तैयार बैठे होते हो छुरी लेके, लेकिन आपने छुरी थोड़ी अभी तेज नहीं करनी, हल्की रखनी है कि टाइम दो बकरे को, इसको कहो कि तुम चलो। शान मसूद ने, क्योंकि अगर आपको याद हो वार्म अप मैच जो हम खेले हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ भी क्लियर कर दूं, हमारे असल में ना शायकीन क्रिकेट यहाँ जो हमारे जज्बाती बहुत है हम लोग के, हम कहते हैं कि यार वार्म अप मैच के अंदर जी पाकिस्तान ने लूली लंगड़ी टीम के आगे जी स्कोर किया। वो लूली लंगड़ी टीम नहीं है भाई, जो उनके जो ओपनर्स बैठे हुए हैं ना वो लड़के ऑस्ट्रेलिया खेले हुए हैं, वो इस वक्त जगह लेने के लिए तैयार है डेविड वार्नर की, कि वो रिटायर होगा तो हम टीम के अंदर आएंगे। सब ने तगड़े मैचेस खेले हुए हैं। हाँ, पिच जो उनसी है, जो हफीज ने भी बात की कि पिच हमें पहली दफा ऐसे लगा ऑस्ट्रेलिया में वार्म अप मैच में कि पिच आपको बहुत स्लो मिली थी प्रिपरेशंस के लिए। भी डिफरेंट ट्रैक है यहाँ पर, अगर आप साथ इसके देखें जो स्क्वायर की विकेट है, अगर उसके ऊपर मैच हो रहा था तो मैं पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप को देखो ना तो खुदा की कसम मुझे परेशानी थी, तो 40 भी ना शायद करते जो हमारी बैटिंग लाइनअप टेस्ट मैचेस के अंदर है, क्योंकि उसको तो इतना घास मौजूद है। तो आपको वो चीजें रखनी पड़ती हैं यहाँ पर। शान मसूद ने बहुत अच्छा आपको लीड भी किया था टेस्ट मैच के अंदर, उसने डबल स्कोर भी किया 100। फिर नजर आए लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हम बार बार बात करते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे शान मसूद की उसे नजर आई थी वो थी कि आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट कप्तान नजर आता है कि उसने बाबर को भी कहा कि टेस्ट मैच जो प्रैक्टिस मैच था कि आप प्लीज लीड करें, सरफराज को भी उन्होंने आगे रखा, सीनियर प्लेयर्स को आगे रखा। तो ये नजर आता है कि कप्तान टीम को किस तरीके से लेके चल रहा है। अगर वो करना चाह रहा है सारा कुछ, तो मैंने इसलिए कहा कि आप टाइम दें। अगर आपने बाबर आजम को यहाँ पर हटा दिया हुआ कप्तानी से, शान को लेके आप आए हैं, शान मसूद बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है लेकिन उसको टाइम दें। आप एक टेस्ट मैच पे किसी को आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये टफ सीरीज होती है, आसान पाकिस्तान के लिए नहीं होगी ये सीरीज। हमने देखा वैसे कि सिर्फ किसी एक प्लेयर के लिए ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टे करना मुश्किल नहीं हुआ, माजी में भी ऐसी बहुत सी मिसालें जुड़ी हुई हैं। और आप शान मसूद के वाले से जो बात करें उसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम भी इंडोर्स करेंगे कि आप किसी एक मैच में, जैसे हम भी हैं कि किसी एक प्रोग्राम में अगर आप किसी दिन नहीं भी अच्छी फॉर्म में होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे पास आगे भी, क्योंकि आपका विजन क्लियर है, मुझे आगे मौका मिलेगा, मैं उस चीज को कवर कर जाऊंगा या कवर कर जाऊंगी। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि अहमद शहजाद अब चूंकि वो बेहतर परफॉर्म कर भी पा रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पीएसएल सीजन 9 में वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है। कल भी उनके हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा फैसला हमने होते हुए देखा नहीं है। तो इस किस्म के जल्दबाजी में लिए गए बोर्ड के फैसले करियर जो है प्लेयर का वो तबाह भी कर सकते हैं। ये बोर्ड को कब समझ आएगी? ये देखें, ये तो कभी समझ नहीं आएगी हमारे क्रिकेट बोर्ड को। मैं खुदा की कसम कभी, क्योंकि हम टाइम गुजारते हैं टीम प्लेयर्स के साथ, मैं लिटरली कभी सोचता हूँ कि जितने मामला इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर है ना, आप बल्कि लाहौर में रहते हैं, बहुत से लोगों को ख्वाहिश होती है जब वो सुरख रंग की बिल्डिंग से बाहर गुजरते हैं ना कि काश यहाँ पर हमें जॉब मिल जाए, क्योंकि वहाँ की वो फेम अलग है, जो वहाँ नौकरी करता है उसकी फेम बहुत होती है, लेकिन वो दलदल है, वहाँ जो जाता है बेचारा रगड़ा जाता है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, लेकिन वो सीट छोड़ने का नाम नहीं लेते, ना किसी यंगस्टर को काम करने देते, ना वो कोई लड़का वो लाना चाहते हैं जो कि ज्यादा एनर्जेटिक हो या ज्यादा क्रिएटिव हो, उसको वो लाना नहीं चाहते। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारे मसला ये है, मुझे ऐसा लगता है बदकिस्मती से हर सरकारी इदारे का ये हाल है। यह आपके मुझे वर्ल्ड कप के लिए बात करें ना, तो मुझे आप मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये एंकर अपना मेरे भाई बैठे हैं, इनके साथ मैं बात करता था बार बार कि वर्ल्ड कप पे आपकी जो परफॉर्मेंस बुरी रही है टीम की, सबसे बड़ा कसूर इस वक्त टीम के, अगर मैं टीम की बात करूं, सबसे पहला कसूर आपके क्रिकेट बोर्ड का है। आप कुर्सी की जंग में आप ये भूल गए थे कि यार हमारी टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना और उस कंडीशन में खेलने जाना है जहां पर पाकिस्तान कितने अरसे से खेलने नहीं गया, क्राउड भी अगेंस्ट है, सारे मामला अगेंस्ट है। हमने कोई सीरीज लगानी है, हमने सीरीज लगाई नहीं, बायलैटरल सीरीज किसी के साथ, हम कुर्सी की जंग में रहे हैं। अभी भी आप देख लें
मैं ठीक है, मैं इनके कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा। शहीन शाह अफरीदी के प्रोस्पेक्ट है, यंग फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली मैंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं किया, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे लिए भी हीरो है। लेकिन अगर आप ओवरऑल की रिकॉर्ड की बात करें तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग की कप्तानी करना एक अलग चीज है, पाकिस्तान की कप्तानी करना एक अलग सिस्टम होता है। और खास करके जो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर आपने कितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखे हैं फास्ट बॉलर कप्तान रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को और खास करके अपनी जो फटीग है उसको कैरी करके यहाँ पर लेके जाना होता है। फास्ट बॉलर ने आसान नहीं होगा। फिर आपने वाइस कप्तान भी बना दिया उठा के उनको ये टेस्ट मैच सीरीज के अंदर, तो जिम्मेदारी आप ज्यादा डालते हुए जा रहे हो यहाँ पर। तो मुझे अभी तक लिटरली समझ में नहीं आ रही कि क्रिकेट बोर्ड आखिर चाह क्या रहा है। आपने अंडर 19 की बात की थी, जो अंडर 19 के लड़के इतना तगड़ा जो परफॉर्म कर रहे हैं, पीएसएल के अंदर बहुत से लड़के यहाँ पर हैं। जिशान इस वक्त हर जगह छाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर क्योंकि वो टॉप फास्ट बॉलर है, जिस तरीके से उसको निब भी मिल रहा है। लेकिन मुझे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैं अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ काम करता रहा हूँ, अंडर 19 में जो पाकिस्तान नेशनल टीम का जो गैप है वो किसने फुलफिल करना है? कितने लड़के आपके अंडर 19 के लड़के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आते हैं खेलने के लिए, वो बेचारे गुम हो जाते हैं। क्यों? उनको डायरेक्शन ही नहीं मिलता अंडर 19 के। मैं उस दिन नसीम शाह को खुद सुन रहा था जब वो स्काइप पे बात कर रहे थे इन यंगस्टर्स के साथ, तो एक सेशन था जिसमें वो यही बात कर रहे थे कि मुझसे भी बहुत तगड़े लड़के अंडर 19 में मौजूद थे। पता था पाकिस्तान खेल जाएंगे, आज तक वो नजर ही नहीं आए। वो जो गैप है, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बना दिया, वो गलती से बना दिया, बल्कि मैं उसको खुदा का वास्ता है उस गैप को, चीजों को ठीक है रेगुलेट करने की जरूरत है। लेकिन अच्छा, जैसे अब फिर दोबारा शाहीन के टॉपिक पर आ गए हैं, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं जो कि मेरे जहन में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस पर आपकी राय। जैसे हारिस रऊफ ने भी मना कर दिया कि वो टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, बोर्ड की तरफ से फिर ये देखा गया कि जी शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। शाहीन के मामले में आपको क्या लग रहा है? इंजरी से जब से वो वापस आए हैं, श्रीलंका में जब हम खेले, उसके बाद अफगानिस्तान से भी खेले, एशिया कप भी वही हुआ, वर्ल्ड कप भी खेला है, शाहीन इन तमाम मैचेस में हमें नजर आए। मेरा ख्याल है एक आधी लीग भी फिर बीच में खेल चुके हैं। उसके बाद अब शाहीन जितने हमें नजर आ रहे हैं आउट ऑफ द फॉर्म, तो क्या बोर्ड उन्हें नहीं रेस्ट लेने दे रहा या फिर शाहीन नहीं वो रेस्ट मांग रहे हैं जैसे हारिस ने वो रेस्ट मांग लिया? सर असल मसला पता है क्या होता है, प्लेयर बेचारा डर के रेस्ट नहीं मांगता। आपके सामने जो मामला हो रहा है इस वक्त, मैं खुद भी इस चीज पे जरूर कहूंगा कि हारिस रऊफ को शायद प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा क्रिकेटर बात करूं ना, ऐसा फास्ट बॉलर जी, मैं फटीग कैरी नहीं कर सकता। मेरी बॉडी लैंग्वेज इजाजत नहीं मुझे दे रही टेस्ट मैच खेलने की, लॉन्गो फॉर्मेट्स की, तो मुझे पता है मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही। कोई डॉक्टर मेरे अंदर घुस के तो नहीं देख रहा कि क्या मामला है इसके, तो दैट मींस कि वो राइट डायरेक्शन पे अपने आप को सेव कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पैरेलल लीग्स के लिए तो अवेलेबिलिटी शो की जा रही है ना, वहां पर भी ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि नहीं मैं अभी थोड़ा अनफिट हूं या मैं शायद फॉर्म में नहीं हूं, हो सकता है मैं फलानी लीग को उस तरीके से वो वाली अपनी जो है ना नाम दे सकूं अपनी पार्टनरशिप लगा। यहाँ पर दूसरे अगर एंड पे अगर मैं देखूं ना, तो ये भी आप एक चीज गलत करते हो कि आप प्लेयर को जो सा एनओसी जारी करते हो क्रिकेट लीग्स खेलने के लिए। किस सेंस में कह रहा हूँ, आप पे क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिस वक्त आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान टीम को, तो उसके अंदर एक क्लॉज लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान की डोमेस्टिक लाजमी खेलनी है रिप्रेजेंट करने से पहले। वो क्लॉज को कितना ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है आपके सामने, कितने लड़के आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान के खेलते हैं। जो स्पॉन्सर है, यकीन माने वो रोता है, कहता है मैं स्पॉन्सर क्यों दूं उसको, टीम को, आपका कोई जो आइकॉन प्लेयर है वो तो है कोई नहीं इसके अंदर, यंगस्टर क्या सीखेगा इससे। सबसे बड़ा मसला ये है। अभी आप उसकी हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, फिर एक सवाल आ जाता है जी, इन क्रिकेटर्स की जो लाइफ है वो 6 साल 7 साल या 10 साल का जो लाइफ स्पैन एक होता है, उसमें जितना समेट सकता है वो बेचारा कोशिश करता है मैं समेटूं, उसके बाद तो मुझे पता है कि कोई आगे फ्यूचर है कोई नहीं मेरा, तो मैंने जो कुछ करना है इसमें है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी तो काम बनता है ना कि यार आप एक जो क्लॉज आपने लिखा हुआ है, दो आपने पैसे भी बढ़ा दिए, पैसे बहुत अच्छे बढ़ाए आपने पर मंथ जो इनका अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप एक क्लॉज को फिर लेके आओ ना कि ये दो अपना लीग्स हैं। पाकिस्तान सुपर लीग तो मस्ट है आपकी, एक और लीग पूरी दुनिया की चूज कर लें जो आप जाके खेलेंगे, उसके अलावा आप कोई लीग नहीं खेलेंगे ताकि आप फटीग ना कैरी करें। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये, हमारे जो इस वक्त फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आप शाहीन की बात करें चाहे आप हारिस रऊफ की बात करें, इस चीज को आप लोग रियलाइज करें कि लड़के भागते हैं फोड़े से। भाई ये नहीं खेलना चाहते लॉन्गो फॉर्मेट, क्यों नहीं खेलना चाहते? क्योंकि इनका ज्यादा इस वक्त रुझान जो है वो लीग क्रिकेट की तरफ हो गया। हर जगह आपको कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पता है T20 के अंदर फेम इतना है, पैसा इतना है, मैंने छोटा सा अपना स्पेल करवाना तो मुझे अपना कोटा मेरा पूरा हो जाएगा तो बस ठीक है, रिलैक्स हो जाऊंगा। फिर सबसे बड़ी मुझे हैरानगी इस चीज की होती है, मेरी भी वाबस्तगी फ्रेंचाइज के साथ रही है। फ्रेंचाइज के साथ एक फ्रेंचाइज उठती है, मैं नाम नहीं लूंगा, उठ के कह देती है वर्ल्ड कप के बीच में हमने तो जी उन दोनों प्लेयर्स को सिर्फ 4 ओवर के लिए तैयार किया था। तो यार मामले आपको लोग कहते हैं, मैं तो लेजेंड नहीं कहता, आपको लोग लेजेंड कहते हैं, 99
वो अल्लाह का नाम ले भाई, पाकिस्तान जिसने रिप्रेजेंट करना है उसमें उसने कौन सा T20 देखना है, उसने पाकिस्तान को पहले स्टार को देखना है कि मैं रिप्रेजेंट करना है, मैंने तीनों फॉर्मेट्स खेलने हैं। आपके सामने केस स्टडीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, लीग क्रिकेट ने बहुत ज्यादा लोगों तो ये प्लेयर्स को जो पावर मिली है वो तो फिर बोर्ड ने ही उनको दी है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखो एक चीज अगर मैं बताऊं तो प्लेयर है, साफ सी बात है, तो आपका बोर्ड है, ये हकीकतन बात है। लेकिन जब प्लेयर जो सा है, जब तक उसको बोर्ड भी आगे से जाके शटअप कॉल, माजरत चाहता हूँ ये अल्फाज यूज कर रहा हूँ, शटअप कॉल नहीं देगा या प्लेयर उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, यूर एन एसेट ऑफ पाकिस्तान, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 2 लीग्स खेल सकते हो, पहली खेलो पाकिस्तान सुपर लीग, दूसरी है, लेकिन डोमेस्टिक खेलना है तुमने 4 डे। आज आप देखिए ना, सबको लाले पड़े थे ना, अपने T20 वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, PSL सर पे आ रहा है, इतने आपके फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जितने तगड़े प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक चले, शोएब भाई की बात मैं कर लेता हूँ, सारे के सारे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले हैं। इफ्तिखार अहमद आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, लोग चाचा चाचा कहते हैं उसको, वर्ल्ड कप से वापस आया, क्या वो रेस्ट नहीं ले सकता था? उसने आते ही अगले दिन घर गया है, अगले दिन की फ्लाइट पकड़ी है, इस्लामाबाद पहुंचा है, पिंडी पहुंचा है, पिंडी में आके उसने अपना टूर्नामेंट नहीं खेला डोमेस्टिक का, डंडा था, उनको पता था कि भाई हाँ ये चीज हो रही है, हमने खेलना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो जब तक आप अपने बड़े प्लेयर्स को ये दिमाग में नहीं डालोगे तो ये मामला होते रहेंगे। अच्छा वैसे कुछ चीजें आप भी माजत करके बोल रहे हैं, तो चले मैं भी लगे हाथ माजत करके 2-3 चीजें बोल ही देती हूँ। वो ये कि हमने नहीं, वही बात आ गई ना कि जब आप बात कुछ ठीक कर रहे होते हैं तो बात पकड़ी जाती है। हम चाहे यहाँ पर बैठकर बात करें या स्क्रीन के आप उस तरफ बैठकर बात करें, हमारा पीछे भी हमने देखा, डेफिनेट सी बात है, जब आप कोई काम कर रहे होते, किसी प्रोफेशन में होते तो आपके घर के छोटे उस लेगेसी को लेकर चलते हैं। मीनवाइल वही हमने क्रिकेट बोर्ड में भी देखा है कि यहाँ पर कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का भांजा है, ठीक है, और फिर वो जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड से या पीछे इतना बैठकर उनका इन्फ्लुएंस है कि वो जो आप कह रहे हैं ना आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला, मुझे नहीं लगता कि एक चेयरमैन जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, या जो उनको सुपरवाइज करने वाला है, या जो टीम की मैनेजमेंट का जो डायरेक्टर है वो आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, क्योंकि उसने अपनी कुर्सी भी बचानी है। वो किसी एक के चक्कर में ना, वो कहते हैं मैं अपने 3 साल का करियर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तबाह कर दूं, फिर बताए कौन आंखों में आंखें डालकर बात करेगा वहां पे। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें यहाँ बैठ के तो मैं ऑब्वियसली बात कर सकता हूँ आंखों में आंखें डाल के, लेकिन मैंने कहा ना सुर्ख रंग की बिल्डिंग बड़ी खतरनाक है, उसमें इतना आसान नहीं किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करना। सुर्ख रंग अलामत ही खतरे की बात का है अनवर। लेकिन मैंने कहा ना कि देखें एटलीस्ट कम से कम यार एक क्लॉज जब आपके पास है उसको आपने इंप्लीमेंट भी करना है। लड़कों को कहना है कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, लेकिन इन सारे सिनेरियो की मैं फिर बात आपसे करता हूँ। जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, देखिए आज हारिस रऊफ है, शहनशाह अफरीदी है। एक अच्छी बात इस पूरे टूर्नामेंट की मुझे लगी थी जो अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है कि एटलीस्ट आपने वार्म अप मैच के अंदर अपनी बेंच लाइनअप को आपने टेस्ट किया है। क्यों कि यार आपको खुदा न खास्ता कोई ब्रेक डाउन होता है इन बिटवीन द टूर्नामेंट, तो आप एटलीस्ट आपको पता होगा लड़का परफॉर्म करने वाला, इसको मैं पिक कर लूं। शहीनशाह अफरीदी इस वक्त वो फटीग कैरी कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लगता है। आपने कल पूरे अगर आप स्पेल्स की बात करें, 3 फास्ट बॉलर्स को लेके आप बात करें, किस लड़के ने आपके 140 टच किए मुझे आप बता दें। पूरे किसी ने टच नहीं किया। शहीनशाह अफरीदी 145 148 तक करवाते थे बॉल, आज वो 133 138 तक करवा रहे हैं, सारा पता है। लेकिन टेर अवे क्विक आपको जरूरत होती है टेस्ट मैचेस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पर तेज बॉलर आपके साथ हो। हारिस रऊफ अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो मैं आज भी कहता हूं जो आपका हंटिंग पैर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट्स के ऊपर। इसका मतलब आप इस चीज को रियलाइज करें कि नसीम शाह आपका लीथल वेपन था, एक से वो प्रेशर डालता था, दूसरी एंगल से विकेट्स लेते थे लड़के। ठीक है, ये तो चीज है, इसको आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि मेरे ख्याल से भी 1-1.5 घंटा हमारा और बाकी है, ये छींके और जुकाम ऐसे चलता रहेगा, तो थोड़ा आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है, ठीक है? क्योंकि मेरी टीम बार बार जो है ना मेरा माइक म्यूट नहीं कर सकती, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि भाईजान टिश्यू स्टूडियो में भिजवा दे क्योंकि मेरी हालत जो है ना। प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और फिर बहुत सारी बातें भी उन्होंने की हैं जिनका ताल्लुक
उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे उनसे है, माजी की सूरत हाल से था। तो नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात के अब फैसले आ रहे हैं उससे झूठ की कलई खुल गई है और अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सुरखरू कर दिया, ने मुझे हर तरह के इल्जाम से बरी कर दिया है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया था, नैब को मेरे खिलाफ 3 रेफरेंस दायर करने के लिए कहा गया था, मुझे सिजिलियन माफिया कहा गया, गॉडफादर की गालियां दी गई, लेकिन इस शर्मनाक खेल के सारे चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। और मजीद वो ये कह रहे हैं कि ख्वाब और सब्ज बाग वो नहीं दिखाते हैं, उन्होंने जो भी कहा है वो अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन साथ ही साथ गिला ये भी कर दिया मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले। उधर इलेक्शन के हवाले से दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग पर इलेक्शन में ताखिरी हरबों के हवाले से इल्जामात आयद करती रही थी, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब ने अपने अहम बयान में कहा कि पीटीआई मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो क्यों है? बहरहाल इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने यह कहा कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर आयद होने वाले इल्जामात आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। तो जनाब बानी पीटीआई की बात करें तो तोशाखाना केस में उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया जा चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके मनाजिर सोशल मीडिया पर बड़े ही वायरल हो रहे हैं। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बातें पहले से ही होती आ रही हैं और जब भी इन दोनों पार्टी से पूछा गया था तो तब यही कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन अभी आईपीपी की जानिब से सीट एडजस्टमेंट के लिए उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को दे दी गई है, जिसमें कौमी और सूबाई असेंबली के 28 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन लोधरा से, पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि गुलाम सरवर खान टेक्सला से, आमिर कयानी और अली नवाज आवान इस्लामाबाद और इसहाक खाकवानी बिहाड़ी से मैदान में उतरेंगे। और जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तब से ही दूसरी जमातों की जानिब से, मुख्तलिफ तजियाकारों की जानिब से हमेशा से ये कहा गया था कि ये मुस्लिम लीग नून की बी टीम बनाई गई है और इसके तहत ही नून लीग को फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी जिन्होंने वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने हैं, तो कल को कोई मुश्किल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं होगी। जहां भी सीट एडजस्टमेंट करनी होगी उनके लिए मामला बहुत ज्यादा आसान। अच्छा अनवर, हम जो आपने कुछ 4-5 नाम गिनवाए ना जिनको 28 लोगों की फहरिस्त तैयार करके दी गई है, उसमें अली नवाज अवान साहब वो जो हाल ही में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो वो जो काम तासुर दिया जा रहा था ना कि ये वो टीम है कि जहां पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम आईपीपी का हिस्सा बनते हैं तो हमारी सियासत दफन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका अपने हल्के में बहुत ज्यादा असर रसूख है और उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना होते हुए भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं भी जीते तो आप यूं कह लीजिए कि मुक्तदर हल्के जहां से इशारे मिलते हैं वहां से लोगों को यकीन दहानी करवाई जा रही है कि आपको सीट एडजस्टमेंट के जुमरे में वहां से इलेक्शन जितवाया जाएगा या फिर वो सीट जो है वो आप ही के पास रहेगी। तो इससे मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनका सियासत में होना सियासत की पॉजिटिविटी के लिए, सियासत की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुल्क में हमने देखा है कि सियासी जमातें इस वक्त बहुत ज्यादा सफर करती आई हैं, आगे भी कर रही हैं। आज को जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अभी से गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे, तो मेरा ये मानना है कि जिस पर आप हो या मैं हूं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा वक्त गुजर जाए ना, क्या वो ये सवाल करने का भी मजाज नहीं है कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया और इस सब का खुमियाजा मैं इतनी जल्दी पूरा या नहीं भुगत सकता। लेकिन सवाल तो जरा ये उठाया जा रहा है कि अब इन सवालात का, इन खिताब का मकसद क्या है, क्योंकि कभी वो एक स्टांस पर जाते हैं, कभी उससे पीछे हट जाते हैं, तो वो कौम के अलावा किसी और को भी क्या कुछ सुना रहे थे, ये हम जानेंगे सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने मैं ज्वाइन किया था। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ ने जिस तरह से कल खिताब किया, आप क्या समझते हैं क्या मकसद है और बार बार क्यों वो उसी नैरेटिव पर वापस आ जाते हैं? कहते हैं हम इंतकाम नहीं लेंगे, हिसाब लेंगे, कभी कहते हैं अल्लाह के लिए सबको माफ कर दिया है, तो आखिर वो चाह क्या रहे हैं और किसी और को कुछ सुना रहे हैं? दिल से माफी नहीं दी। वो कुछ माफियां मजबूरी में भी तो करते हैं ना जी। पर मुझे लगता है कि जो इस वक्त पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है, जो मुझे समझ आई है, उनका जो बयानी है उसके बुनियादी के अंदर ये है कि पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है।
इलेक्शन कमीशन जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, अदालतों में उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, एस्टेब्लिशमेंट उन पे उनके सामने खड़ी है। तो मुझे लगा कि नवाज शरीफ अपना एक बयानिया लेके आई है कि जो आप जितना भी शोर डाल रही है पीटीआई के उनके साथ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे साथ 2018 में हुआ है। इसी तरह सब निजाम ने मतलब कल तो उन्होंने लफ्ज यूज किया कि मुझे माफिया कहा गया, जैसे कि गालियां निकाली गई हैं। तो वो अपना केस इस तरह बिल्ड कर रहे हैं कि इस वक्त के दोनों में मजलूम मैं ज्यादा हूँ, मेरे साथ ज्यादा जुल्म है। जो किसी जमाने में आप लोगों की तो उम्र छोटी है, हमारी उम्र में फिल्में बनती थी तो सारी फिल्म का थीम ये होता था कि ज्यादती किसके साथ ज्यादा हुई है। हीरो भी रोया करता था, हीरोइन भी रोया करती थी, उसकी माँ भी रोया करती थी, तो ये सारे होते थे। तो ये नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि देखें मेरे साथ अदालतों ने ये किया। 83 टाइम मैं गया वहां पे जो इनकी एहतसाब में पेशी हुई है, तो वो एक हवाले से जो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की कि जी ये बहुत बड़ा एक फाइटर है और निजाम के आगे खड़ा है, तो वो साबित ये कर रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा जुल्म हुआ है, मैंने मेरे साथ ये मुझे तो ये समझ आई है। ठीक है। अच्छा सर, आपने जो कहा ना कि इस वक्त सियासी रहनुमा भी खासे में परेशान नजर आ रहे हैं, पीटीआई के हवाले से भी आपने गुफ्तगू की कि एस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से उनको काउंटर कर रही है या जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो भी सियासी जमात को दीवार लगाने के हवाले से ही हमें नजर आ रहा है। मैं से बिल्कुल पीटीआई के हक में बात नहीं कर रही, इसमें पीपल्स पार्टी भी आती है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है और कल को कोई और तीसरी या चौथी जमात भी हो सकती है जिसको ये सब कुछ भुगतना पड़े। सियासतदान तो कुछ भी कहने से कासिर हैं, लेकिन ऐसे में आपको मीडिया का किरदार क्या नजर आ रहा है? क्योंकि कल एक पेपर सामने आया जिसमें कहा गया कि सैफर का नाम भी नहीं लिया जाएगा प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। हाउ डू यू सी दिस? सहाफी क्या बात करें, किस तरह की बात करें, कैसा तज्जिया दें, कैसे सवाल करें? देखिए बेसिकली तो इदारों का एक सवाल है ना, खाली आप सहाफत को नहीं ले सकते। मतलब आपकी यूनिवर्सिटियों में फ्री थिंकिंग हो रही है, मतलब आपका जो शायर है वो इनकलाब लिख रहा है। एक जवाल है, जवाल से मुराद ये कि जो इदारे हैं वो ये आज का फिर काम नहीं हुआ। अगर आपको पीछे बड़ा जाना पड़ेगा, 70s में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गया है तो मैं अभी बड़ी छोटी उम्र थी मेरी, मगर मुझे याद है कि हमारी सोसाइटी में अदालतें थी, यूनिवर्सिटीज थी, अखबारात में लिखा जाता था, कुछ डेफिनेशन थी। अब तो एक ही इदारा रह गया हर जगह। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सवाल जो है वो इज्तिमाई है, वो है कि मेरा फायदा किधर है, मेरा भला किधर है। जर्नलिस्ट है वो जो टीवी के मालकान है, मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। मतलब मेरा जब जवानी का जमाना था तो हमारा एडिटर जो था वो प्रोफेशनल था, वो जर्नलिस्ट था, तो जर्नलिस्ट पीछे मालकान थे। अब जो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड हमारे जितने भी टीवी बड़े स्टेशन हैं या छोटे हैं वो एक होगा, मालकान ही अब हमारे एडिटर्स हैं, डायरेक्शन वो देते हैं। तो मालकान लेकिन यही फिर कहा जाता रहा ताहिर साहब के 2014 से या 2013 से हम देखते आ रहे हैं कि ये तमाम जो काम था, तमाम जो बेस बनाई गई वो प्रोजेक्ट इमरान के लिए बनाई गई। नहीं, वो ओवरऑल रियासत ने कंट्रोल करना था, रियासत को सूट ये करता था। देखिए ना, अगर मैं 25 साल पहले ले जाऊं तो हमारे यहाँ जो मीडिया, क्योंकि सवाल आपने मीडिया का किया, तो मीडिया के लोग सिर्फ एक काम करते थे। पूरी जो सिविलाइजेशन, सिविलाइज वर्ल्ड है, वहां पे एक क्रॉस मीडिया लॉ है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बिजली की तारें बनाता हूं तो फिर मैं साथ मीडिया नहीं बना सकता, मैं सिर्फ एक करूंगा। मकसद ये था कि अगर आप एक प्रोफेशन में काम करेंगे तो आप दूसरे प्रोफेशन में मीडिया पे असरअंदाज हो सकते हैं। मिसाल जिस तरह मैंने दी है, मैं फर्नीचर का कारोबार करता हूँ तो मेरे अपने इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे कि अगर मैं कहीं सच खबर दूंगा तो मेरा बिजनेस पे रियासत। लेकिन मलिक साहब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब यानी कि हमारा एक ना हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, तो हम भी मीडिया के तवज्जुह से हम भी एक स्टेक होल्डर हैं एक ओपिनियन मेकिंग में। अगर इस तरह से हर चीज पे मना किया जाता रहा, आपको वो बात ना की जाने दी जाए जो कि आप सच में करना चाह रहे हैं, आपको आज एक जमात के कारकुनान रिबेलियस फील हो रहे हैं, कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुनान है, उनके जो वोटर्स हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो भी रिबेलियस हो सकते हैं। फिर आप इतना बड़ा मॉब कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएंगे? तो वो कहते हैं ना कि सख्ती भी जरूरत से ज्यादा की जाए ना तो उसका नुकसान बहुत बुरा होता है। नहीं, मैं तो आपको बड़ा मायूस करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि नौजवान है ना, तो आप अभी में जिंदा है। पीपल्स पार्टी के साथ ये सारा कुछ 11 साल हुआ है, नवाज शरीफ में 2018 में हुआ है। बिल्कुल, जो आप एक स्टेटमेंट दिखा दें 2018 में क्या स्टेटमेंट थी कि नवाज की खैर है,
इसकी जो जनूबी पंजाब बना था 2018 में मैंने बनाया था, वो कौन लोग थे? वो सारे नवाज शरीफ के MNA थे, वो जो इलेक्टेबल से वो चले गए। केसेस किसने किए? अदालतों ने रिलीफ उसको न दिया, बकौल उसके वो अपनी बीवी से ना मिल सका, बेटी को सामने पकड़ लिया गया। तो मैं थोड़ा सा मतलब साथ तंजन बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर की ये पहली एग्जांपल है कि PTI के साथ भी सारा कुछ। मलिक साहब, आपका तजुर्बा हमसे बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, और आपने बहुत सारे मामलात को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो नस्ल हमारी वाली तैयार हुई है, या हमने पिछले 10-11 साल में जो सहाफत की है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमने कुछ और केसेस को देखा है। हाँ, शायद पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं नहीं कह सकती, लेकिन नून लीग के साथ हमने माजी में ज्यादतियां होती हुई देखी हैं, और उसका अब हम कारमा कह लें, कुछ भी कह लें, अब PTI भी भुगत रही है। सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? यस, देखिए, उसके लिए आपकी रियासत को भी तो बदलना पड़ेगा ना। हमें हमारी रियासती निज़ाम ने, जब आपके मुल्क में, मैं 11 साल ज़ियाउल हक का दौर तो मैंने देखा है, छोटी उम्र से मैं बड़ा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ना मिलजुल के कुछ करना पड़ेगा, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। मैं उस तरह की बात, जरा मुझे 1 मिनट सुन लें तो ज्यादा बेहतर करूंगा। हम बहुत पीछे रह गए, हम दुनिया से पीछे रह गए। हमारे पास बनाने की कोई ऐसी एक्सपोर्ट कि हम दुनिया से डॉलर कमा सकें। हमारा स्टूडेंट जो है उसमें वो कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, लेकिन मलिक साहब, मसाइल तो यही है कि जो हमारे सियासतदान हैं वही मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक बानी वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में आए और दोबारा अपोजिशन में गए, अब जेल में भी चले गए हैं, फिर भी वो टेबल पर आकर बात नहीं करना चाह रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इलेक्शन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले इल्जामात लगा रही थी कि नून लीग इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। अब हम देख रहे हैं कि नून लीग ये कह रही है कि PTI इलेक्शन में ताखीर करवा रही है। कल शहबाज शरीफ ने इल्जाम भी लगाया है। आप इस इल्जाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखें ना, वही जो जवाल की हम बात कर रहे हैं, जब आप असूल परस्ती के साथ नहीं चलेंगे तो ये सारे एक ही, इस समाज में सारे नंगे हैं। मेंटली सारी पार्टियां जो है, ये पार्टियां नहीं है, ये जनरल स्टोर है। एक का नाम इमरान जनरल स्टोर है, एक का जरदारी जनरल स्टोर है। अब सुन लो ना, 2018 में जो इलेक्शन हुए हैं वो इसी निजाम से हुए हैं, यही ब्यूरोक्रेसी ने कराए हैं। वो PTI को सूट करते थे क्योंकि उनको पता था कि अल्लाह भी उनके साथ है और जमीन पे भी ताकतवर उनके साथ है, तो वो जीत गए, वहां कोई इतराज नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अल्टीमेटली पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को किसी ना किसी असूल पे इकट्ठा होना पड़ेगा। मसलन पार्टियां आपस में लड़ती रहे, नवाज शरीफ अपना रोना रोते ने, PTI वाले अपने रोना रोते रहे, मगर एक चीज में सारे इकट्ठे हो जाए। मसलन वो क्या है कि फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 5 साल के, जब हुकूमत बनेगी तो उसको काम करने दिया जाएगा, मईशत की कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो इस तरह अगर हम बिखरे रहेंगे, ये तो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़े और उसकी सारी जो कीमत अदा कर रहा है वो आम आदमी कर रहा है। बिल्कुल ठीक। तो मलिक साहब, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं जो आम आदमी है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो बानी PTI पर केसेस और इलेक्शन में उनकी शिरकत भी हमें मुश्किल ही नजर आ रही है। ज्यादातर इलेक्टेबल्स IBPs में जा चुके हैं, वहां पर इनफैक्ट IBPs में जाने वालों के भी हवाले से हम लोग बात ही कर रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी तय होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब PTI समझती है कि उनके पास इस इलेक्शन में कुछ नहीं है और IBP नून लीग से कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रही है। आपको लगता है कि ये डिमांड उनकी कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, वो डिमांड देखे ना, वो हम भी मतलब बात बाजार में जाते हैं, मैं पता है इस मार्केट में जरा पंजाबी में बात करनी है और जरा बदतमीजी से बात करनी है। दुकानदार अगर आपको कि ये चीज कितने की है, वो कहेगा 200 रुपए की, आपको 10 रुपए नहीं है तो अंदर से आपने 50 रुपए बनाए होते हैं जेन में। तो ये IPP वाले बच्चे नहीं, अगर वो 50 सीटें मांगेंगे तो 5 मिलेगी। अगर वो पहले कहेंगे भाई सानू 5 सीटें दे दो, मैं और एक मेरे छोटे भाई, एक मेरे बड़े भाई, 3 सीटें में दे दो, तो 3 में से नवाज की 3 पर लेकिन फिर वो तासुर तो दुरुस्त साबित हो गया कि जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी उसी दिन से जो दीगर पार्टीज हैं, दीगर तजियाकार हैं, वो ये कहते दिखाई दिया कि नून लीग के लिए एक B टीम तैयार की गई है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो आज तो फिर वो मामला खुलकर सामने आ गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग पहले दोनों ही इन चीजों को निगेट करते रहे हैं। यार दुनिया से खुदा के लिए दुनिया को भी समझो। तो दुनिया में इस तरह कि एक पार्टी बैठे बैठे बने, एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उसकी इलेक्टेबल शुरू हो जाए। और यार कोई प्रोग्राम, कोई लोगों से बात, कोई वकील इकट्ठे करो, कोई तालिब इल्म इकट्ठे करो, कोई अपना प्रोग्राम दो। आप कांग्रेस की उम्र देखें, 100 साल से ऊपर जमात है। अमेरिका की पार्टियों में जाके देखो, कोई पार्टी 100 साल से नीचे नहीं है। UK चले जाओ, यहाँ 100 दिन नहीं हुए तो यहाँ वैसे शुरू हो गए हैं कि लीमा वजीर आला होगा कि आप वजीर आला होगा। तो पॉलिटिक्स तो पहले करो, खुदा का वास्ता है, सिंपल सी बात है।
मेरा भी पहले यही वैसे सर सवाल था कि मतलब यहाँ पर जमातों को इक़्तिदार में आने के लिए बड़े बड़े अरसे की सियासत करनी पड़ती है, और ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक जमात के जिसका वजूद ही इलेक्शन से 2 से ढाई महीने पहले होता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं, तसव्वुर भी कैसे किया जा सकता है कि आगे चलकर इस जमात में से कोई आपको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ओहदे पर नजर आएगा? ये क्या आपको लगता है, या फिर वही बात आ गई कि प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी लेकिन पीटीआई से वो कुशन नहीं मिला, वो बैकिंग नहीं मिली, और अब जो नहीं हो सका था वो किसी और जमात में जाके कर लेंगे? नहीं, इससे आपको ये यहाँ का सियासी या निज़ाम की समझ आनी चाहिए। मैं सियासी पार्टियों पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो सियासी निज़ाम है वो अभी तक वोटर बेस्ड नहीं है, वो अभी लाइक बेस्ड नहीं है। अगर किसी भी सियासी निज़ाम का जो रियासत की जिम्मेदारी कैसा निज़ाम बनाए, बड़ा सादा सा, जिसमें बाकी जो शहरी हैं वो अपनी मर्जी से वोट दें, इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वहां हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हम निज़ाम को डिजाइन ऐसे करते हैं कि जो रिजल्ट हमें अच्छा लगे वो आ जाए। मसलन मिसाल के तौर पे दुनिया में कभी नहीं हो सकता कि एक पार्टी बने जिसका, मेरा ख्याल है, आप मुझे बता दें जनरल सेक्रेटरी कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, कोई मीडिया को करता है, और बहस ये हो रही है कि सीएम कौन बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज समझी हुई है कि वोटर ने, पाकिस्तान के जो आम शहरी है, आप है, जिस तरह मैं हूं, हमने नहीं लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये होने हैं। तो आप फैसला ये कर लें, जो असल बात है, जो कंक्लूजन है, कि हमें इस निजाम को खूबसूरत बनाना पड़ेगा, इसको डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, वली साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से हमने देखा एंटी स्टेट नारा अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से लगाया गया और उसके बाद जिस तरह से उन्हें माइनस कर दिया गया, बानी मुत्तहिदा की मैं बात कर रहा हूं, तो आप उस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनके लिए भी मुश्किलात उतनी ही हैं। साइफर केस की बात कर लें, 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर लें, सानिया 9 मई में हम देखें जिस तरह से आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया गया, उन्हीं के तमाम रहनुमा थे जो उस मॉब को लीड कर रहे थे, उन्हीं की पार्टी के रहनुमा जब उनके खिलाफ बयानात अब देते दिखाई दे रहे हैं कि ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर किया गया, तो उनके माइनस होने के भी चांसेस आपको उसी तरह दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से बानी मुत्तहिदा को माइनस कर दिया गया? वो तो प्रैक्टिकली तो हो चुके हैं, इज ऑलरेडी ओवर। अभी देखे ना अब ये भी किस क्लास की कॉमेडी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि वापसी की गुंजाइश भी नहीं होगी, जैसे बानी मुत्तहिदा की वापसी की गुंजाइश भी नहीं रही। नहीं, पाकिस्तान इखलाकी तौर पे दुनिया का बेहतरीन रियासत है। ये 5 साल के बाद बड़ी इखलाक इसमें आ जाता है। ये सारा काम नवाज शरीफ हुआ था, और मैं आपको एक मीटिंग नवाज शरीफ की बता देता हूँ, तरीके से मैं बात कर सकता हूँ। तो अपना नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था बस 1-2 सालों में कुछ तब्दीली हो जाएगी, कुछ लोग नौकरियां छोड़ देंगे तो मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसी फिक्र की हालात बेहतर भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल एक रिपोर्ट है कराची के हवाले से है, क्योंकि कराची में आप तो जानते हैं कि हर साल एक बुक फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस साल भी वहां पर जो है वो एक बुक फेयर लॉन्च किया गया है। 5 रोजा ये बुक फेयर था, कैसा रहा, कैसे चल रही है वहां पर फेस्टिविटी, लेट्स हैव अ लुक। पैकेज देखते हैं और फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत, किताब से मोहब्बत करने वालों का सैलाब उमड़ आया। आलमी कुतुब मेले में आने वाले तुलबा कहते हैं कि बुक फेयर में हर तरह की किताबें दस्तयाब हैं, ऐसे मेले साल में 2 बार होने चाहिए। मुझे यहाँ पे ज्यादातर बुक्स जो है ना नॉवेल्स, क्योंकि मैं नॉवेल ज्यादा पढ़ती हूँ तो मुझे नॉवेल ज्यादा अट्रैक्ट करी है, नॉवेल्स बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे बहुत सा बुक्स हैं जो हमारे जहन के अंदर नॉलेज दे सकती हैं बहुत ज़्यादा, तो इन्हें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और नोट करेंगे जो चीज़ें हमें पॉइंट करनी है, जो हमें समझ में आती हैं, जो बुक अच्छी लगती हैं वो हम लेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा बुक फेयर है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर अपने स्कूल के साथ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स से बुक्स भी खरीदी है यहाँ पर। अभी तो काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। आई होप कि इस तरह की और भी चीज़ें हो, एजुकेशनल चीज़ें, और मे भी पॉसिबल सिर्फ यहाँ की नहीं, बाहर की भी बुक्स हमारे पास हो इंटरनेशनली। आई होप दिस इज गुड। मेले में शरीक निजी यूनिवर्सिटी की माजूर तलबा ने भी शिरकत की। तालिबा का कहना था कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, लेकिन चलने से माजूरी के बावजूद मेले में शिरकत की है। मैं हर दफ़ा ही आती हूँ, कम से कम साल में 2 मरतबा तो होनी चाहिए। पूरे साल इंतजार करना पड़ता है इसका,
इसलिए मेरे ख्याल से कम 2 या 3 मतलब और चाहिए। माहिर तालीम तारिक शाह कहते हैं कि ऐसे मेले तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ हर मौजू की किताब मौजूद है। बुक कल्चर जो है वो हमारी नई जनरेशन में जो है ख़त्म होता जा रहा है, तो हमें उसको रिवाइव करना है। हमने स्कूल्स में तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के कुतुब मेले जो हैं वो जारी रहेंगे और हर साल एक नहीं बल्कि 2-3 होने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बुक से लगाव जो है उनका जारी रहे। किताब मेले के कन्वीनर वकार मतीन के मुताबिक मेले में कुतुब बीनी के शौकीन अफराद के लिए हर मौजू पर किताबें रियायती नरखों पर दस्तयाब हैं। प्री नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक की किताबें मौजूद हैं कि जिसका जो सब्जेक्ट है वो उस पर आके उसको इस्तेफादा कर सकता है। और अहम बात ये कि हमने कैपिंग की थी 20% की, कि 20 से ज़्यादा आप नहीं देंगे, मगर लोगों ने यहाँ पे 50-70% तक डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो हमने इसलिए नहीं रोका कि अगर जो खरीदने आ रहा है परचेजर, पेरेंट, लाइब्रेरियन, उनको फ़ायदा हो रहा है तो उनको जाने दें। 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 330 से ज़ायद पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं। कुतुब बीनी का शौक रखने वालों के लिए 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़ हो गया है। किताब पढ़ने के शौकीन अफराद कहते हैं कि ऐसे कुतुब मेले साल में 2 से 3 मरतबा मुनक्किद होने चाहिए। कैमरामैन जुल्फ़कार अली के साथ शफकत अजीज़, नियो न्यूज़, कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, अब जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हम लोग आपकी काउंसलिंग कर सकें और आपको बता सके कि जरूरी नहीं है हर आने वाला मैसेज और हर आने वाला कॉल आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है और वो हकीकी होगा। कोशिश ये करें कि अगर आपकी फैमिली में किसी को आपकी जरूरत है भी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उस बंदे से नहीं, उससे रिलेटेड जो कंसर्न लोग हैं ना, काइंडली उनसे जरूर बात कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी गैर मुल्की सफर पर हैं या किसी दौरे पर हैं, कभी आप उम्रे की अदायगी के लिए या हज के लिए भी गए हुए, ऐसे में एक शख्स को खुद भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि बाहर जाके चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर आपको कब कितने पैसों की कितनी रकम की जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। और जो तरीका वारदात है वो वैसे बड़ा हम देख रहे हैं, नए नए तरीके वारदात आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आईटी की जिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में इजाफा होता जा रहा है, फ्रॉडियों की जिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, नए नए आइडियाज के साथ वो आ रहे हैं। कॉल्स की जाती हैं आपके नंबर पर, खैरियत दरियाफ्त की जाती है, फिर पैसों के लिए पूछा जाता है और यही कहा जाता है कि किसी अकाउंट में भेजूं या फिर किसी और सर्विस के जरिए। तो इस हवाले से वो हैरानी और परेशानी का इजहार लोग हो जाते हैं कि इंसान उस शशोपंज में रह जाता है कि मैंने कब किसी से पैसे मांगे हैं। तो ऐसा हुआ ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने फेसबुक पर हमें मैसेज किया था, फेसबुक पर कांटेक्ट किया था। तो ये सिर्फ इस तरह का मामला नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो फेक आईडीज बनाई जा रही हैं उसके जरिए जो मांगने वालों के नित नए तरीके हैं वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। जैसे कोई जरिए आपने भी कहा, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, उम्रे हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, वो अपने फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं, तो वहां पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग आपको मॉनिटर कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपके जानने वालों से, आपके फेक आईडी से फिर वो पैसे मांग रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को मैसेजेस किए जा रहे हैं, अपनी किसी इमरजेंसी का बताया जाता है और फिर पैसे मांग लिए जाते हैं। तो रीअश्योर करना जरूरी है, रिकन्फर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अवेयरनेस मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ चुकी है। बिल्कुल। और इसी मामले पर बात करते हैं, हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं आयशा आगा खान साहब, FI हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा साहब अपना वक्त देने के लिए। मैं जरा मामले को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब भी आप हमने हज, उम्रा और अदायगी, इन केसेस में ना जरा ज्यादा ये मामला हमें नजर आ रहे हैं। जब आप खुदा के घर जाते हैं ना, आपका दिल एहराम बांधने से लेकर ही ना बहुत नर्म हो जाता है। आप उसी रोज अहद कर लेते हैं कि मेरी कोशिश होगी कि जहां कहीं भी किसी को मेरी जरूरत हो ना, XYZ, मैं उसकी हेल्प करूं। ऐसे में जब आपका दिल खुदा की तरफ से भी इतना नर्म और इतना मोम और आप ये जज्बात लेकर जा रहे हैं, फिर घर से किसी का मैसेज आ जाना या रिश्तेदारों में से किसी का मैसेज आ जाना, हर इंसान की प्रायोरिटी में होता है कि नहीं हम फौरी तौर पर उस बंदे की मदद कर दें। लेकिन आप किसी के जज्बात से, उसकी नेक नियति से ऐसे खेल रहे हैं, वो पता नहीं कितनी जरूरत क्या कुछ इकट्ठा करके हज और उम्रे के लिए निकला है और आप पीछे से ये फ्रॉड करते फिर रहे हैं। जी, एक तो मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपके प्रोग्राम में जो है ये अवेयरनेस कैंपेन के जो है हमारा जो है FIA का एक पार्ट है। इसमें जो है मैं ये बताना चाहूँगी कि ये दो तरफा चीज़ें हैं। एक जो शख्स जो सफ़र में है
और एक वो जो यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ है। ये दो डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज इस वक्त जो है करंटली लोग जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये कि हम अपनी जो है वो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो यूजली फेसबुक पे शेयर कर रहे होते हैं। हम खुद बता रहे होते हैं कि हम यहाँ आज हमने खाना खाया, हमने आज यहाँ पर जो है शॉपिंग की, आज हम जो है वो फलां जगह पे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इवेंट है, तो हम खुद बता रहे होते हैं जनरली लोगों को। और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आप लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपकी रोजमर्रा रूटीन को जो है वो देख रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आप कहीं बाहर जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आप उसमें अपनी जो है हज उम्रे से पहले जाते हुए जो है वो एक पिक्चर पोस्ट कर देते कि जी हम हमारे लिए दुआ करें और हम लोग जा रहे हैं। तो वो आप सबसे पहले तो खुद ही बता रहे होते हैं अपनी जो है एक स्टॉकर को और एक जो फ्रॉडस्टर को कि जी हम जा रहे हैं, जो ऑलरेडी मौजूद है, जो आपको देख रहे फॉलो कर रहा है, जिसको पता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपना क्लू खुद ही दे दिया कि आप वहाँ पर जो है उधर जा रहे हैं। उसके बाद वंस वो कंफर्म हो गया कि वो चले गए तो फिर उसके बाद जो फ्रॉडस्टर होता है उसमें आपके जो लवाहकीन होते हैं वो उसमें क्योंकि आपके फेसबुक में ऐड होते हैं उनको जो है वो आप उसके बाद वो कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप जो है लाजमत है आप अपने जो है सोशल मीडिया से दूर हो चुके हुए होते हैं। आप अपनी सोशल मीडिया आप देख ही नहीं रहे, अपनी फेसबुक आईडी कोई भी चीज इंस्टा कोई चीज जो है वो नहीं यूज कर रहे होते, तो वहां से जो है वो उसको जो है वो यूज करते हैं। फिर वो वहां से आपके जो रिश्तेदारों को, क्योंकि वो आपकी फेसबुक आईडी में वो आपके एज अ फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं, वो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जी मेरी आईडी ये खराब हो गई है, जो भी उसको रीजनिंग देते हैं ये मेरी नई आईडी है, अब मैं जी उम्रे पे हूँ या मुझे यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ गई है और मुझे इस अकाउंट में पैसे भेज दें। अच्छा, एक तो ये तरीका। दूसरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर इसको वाइस वर्सा देखा जाए तो लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बड़े इंटरेस्टिंग यानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी टिकर होती है जिसपे कि आपका खुद दिल करता है कि आप उसको क्लिक करें। एक्चुअली दैट इज द लिंक जो आपके व्हाट्सएप को, आपके सोशल मीडिया को या आपके मोबाइल फोन को हैक करता है। उसमें जैसे ही वो हैक होता है उसमें आपके सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके सारा डेटा बैंक जो है वो उसके क्रिमिनल के पास चला जाता है और वो फिर उसके जरिए जो है उसको पता होता है आपका कौन सा रिश्ता, आपका किसके साथ क्या रिश्तेदारी है, वो फिर आपको उसी रिश्तेदारी के हिसाब से उनको फोन कॉल्स करते हैं। इसमें बहुत सी चीजें वो कोई ना कोई बनाई होती है। अल्लाह ना करे कोई बच्चा हो तो ये कि आपका बच्चा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है, फिर एक वो स्टोरी चलती है, या जो है किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का या कोई किसी का बाहर अगर कोई है, यानी कि अगर कोई बाहर रह रहा है, कोई भाई बहन या माँ बाप मामू चचा ताया कोई कजन बाहर रह रहा है, तो आप वो बन के उनको कॉल करते हैं कि जी मुझे तो मेरे जो है वो मेरे वीजा खत्म हो गया है या मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, ये लोग मुझे डिपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतने पैसे फौरन। अच्छा साहब, ये तो मसाइल है, लेकिन मसाइल से निकलने का हल क्या है? क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं जो लिए जाने चाहिए? आप कोई भी सोशल वेबसाइट अगर यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको लगता है कि हम लोग अगर ये चीजें 4-5 कर लें तो बेहतर रहेगा, आप इस किस्म के स्कैम से बच जाएंगे? इसमें जो 2-3 चीजें जो सबसे पहली है कि एक तो ये आपने के क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करनी है। अगर आपको कहीं से भी इस तरह की कोई आइदर फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कोई कॉल या मैसेज आता है और जिस बंदे से जो प्रिटेंड कर रहा है या इम्पर्सनेट कर रहा है आपका जो भी रिश्तेदार बनके, आप उससे अगर उससे वो राब्ते में नहीं है तो उसके कोई करीबी और जो है जो उनके साथ हो या उनसे कॉन्टेक्ट फौरन किया जाए, उनसे कंफर्म किया जाए, रिकन्फर्म कि जी क्या ऐसे मामलात हैं कि नहीं है। मे बी हो सकता है क्योंकि इट्स यानी कि जिंदगी है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए पैसे भेजने से पहले। लोगों को जो है वो यूजली समझ आती है जब वो अटेम्प्ट उनके जब वो तीसरी दफा जब वो पैसे मांगने पे आते हैं, देन उनको जो है वो ये बात ट्रिगर करती है कि तीसरी दफा भी एक पैसे मांगे जा रहे हैं, बार बार ये मामला हो रहे हैं, तो फिर हम इसको जरा कंफर्म कर ले, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो 1 या 2 दफा जो है वहां पे उनको पैसे भिजवा चुके होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो देर वाला मामला हो गया और अब किसी के साथ ये सिचुएशन हो चुकी है, वो इसका निशाना बन चुका है। एक तो एफआई अभी अवेयरनेस के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस जितनी होगी, जैसे हम आज अपने शो में भी बात कर रहे हैं, इसके थ्रू भी अवेयरनेस होगी। सेकेंडली जो दूसरा एक तरीकेकार है, एफआईए ने फिर क्या मैकेनिज्म बनाया है जिनके साथ अब ये वारदात ही कहेंगे इसको वो हो गई है, वो एफआईए के पास आ रहे हैं, किस तरह से उनकी दादरसी की जा रही है? उसमें जो है हमारे जो है 24/7 हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल है। आप उस पर कॉल करके उसी वक्त अपनी, अगर आपका लेट से आपका लेट आवर्स है, लेट नाइट है और आप ह्यूमनली आप किसी से जाके फिजिकली किसी ऑफिस में जाके
जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उस पे अपने रजिस्टर कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर अगर आप बता दें हमें तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है। उसमें दूसरा जो है आप ये कर सकते हैं कि उसी के साथ हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा कंप्लेंट पोर्टल है जो कि आप कंप्लेंट्स भी उसके ऊपर अपनी ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हैं। तो ये 3 आपके हैं। उसके अलावा फिजिकली हमारे जो ऑफिसेज हैं, लाइकवाइज अगर आप जो है लाहौर में हमारा मौजूद है, गुजरावाला में है, फैसलाबाद में, मुल्तान में है, रावलपिंडी है। मैं अगर पंजाब की डोमेन में बात करूं तो फिर इस्लामाबाद हमारा मेन हेड ऑफिस है, फिर एबटाबाद है, KPK है, पेशावर ऑफिसेज मौजूद। तो आयशा साहब, केसेस में आपने रिपोर्ट तो करा दिया है, लेकिन कितने टाइम ड्यूरेशन के दरमियान लोगों का मसला सॉर्ट हो सकता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इसमें जो है इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि हम लोग जो है वो डेफिनेटली जब फेसबुक के जरिए और हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है तो हम लोगों को डेफिनेटली उसका डेटा एक्वायर करना पड़ता है। तो वो डेटा एक्विजिशन में जो भी जितना टाइम जो है, क्योंकि फेसबुक जो है वो समटाइम्स जो उनकी अपनी जो प्रायोरिटीज होती हैं उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करते हैं। तो इट वेरीज ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज में हमें जो है वो उसका रिस्पॉन्स उनका आ जाता है कि ये कहाँ से फर्दर जो फेसबुक है आजकल ये आईडी कहाँ से बनी, कहाँ से सारा कुछ। तो ये जो फेक आईडीज हैं या फेक कॉल्स हैं, अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, ट्रेस आउट रेशो FI की जानिब से क्या रही है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने, और इसमें जो सजाएं हैं कानून में वो कौन कौन सी हैं, ताकि लोगों को ये भी अवेयरनेस हो, जो लोग ये स्कैम कर रहे हैं उनको भी पता हो कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उन्हें कौन कौन सी कानूनी सजाएं हो सकती हैं? एक तो ये बात कि ये सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं ये हम इसमें इसको कहेंगे नॉन बेलेबल हैं। यहाँ पे इनकी बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो उनकी कई दफ़ा उनको नहीं मिलती वहाँ से मिलती। तो दूसरी चीज़ जो है आप हम लोग जो है ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट में इसमें मोस्टली इट डिपेंड्स के जैसे ही वो नंबर्स वगैरह जो हम उनको ट्रैकिंग पे लगाते हैं और प्रॉब्ली जो है विद इन अ मंथ जो है वो चीज़ें जो है वो ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, एविडेंस जो है कलेक्ट हो चुका होता है। ठीक है। तो उसके बाद सजाएं जो हैं स्पेसिफिकली मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, नॉन बेलेबल तो हो गया कि बेल तो होगी नहीं, लेकिन सजा इसमें क्या है? 6 महीने, साल? नहीं, इसमें सजा जो है वो मिनिमम जो है वो 3 इयर्स है। और इसके अलावा जो है वो समटाइम्स जो है वो ये होता है कि कंप्लेनेंट फाइन भी है और अगर कंप्लेनेंट अपनी रिकवरी करा के, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंप्लेनेंट, अगर उसको रिकवर्ड अमाउंट मिल जाती है तो समटाइम्स कंप्लेनेंट उसको परसू नहीं करना चाहता तो देन कितने परसेंट केसेस में लोगों को रिकवरी जो है वो बआसानी हो जाती है? ये इट वेरीज परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर बैंक में आपके उसमें गए हुए हैं तो उसकी रेशियो डिफरेंट है, अगर आपके जैज कैश या इजी पैसा में पैसे गए हुए उसकी रेशियो डिफरेंट है, तो इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया तो डिजिटलाइज बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ अब ये चीजें ऑब्वियसली बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी जब हम गाँव देहातों की बात करते हैं वहां पर नहीं है। वहां पर जब सादा लोग अफराद को कॉल्स आती हैं तो उनके तो हाथ पाँव भूल जाते हैं कि उनके किसी रिश्तेदार पर इस तरह का मसला है, तो वो फौरन पैसे हम देखते हैं कि फिर वो ट्रांसफर करवा देते हैं। तो अवेयरनेस के लिए फिर आप क्या समझती हैं, FI क्या कर रहा है और मजीद क्या करना चाहिए? देखिए, अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने अब जो है, पहले तो हम सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेजेस लेवल तक थे, नाउ वी हैव स्टार्टेड टू द स्कूल लेवल्स एज वेल, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, और अगर हम अवेयरनेस कैंपेन में लेट्स से अगर हम 50 बच्चों को या उसको देते तो वो 50 फैमिलीज होती हैं जिसमें वो जाके जो है वो सर्कुलेट होता है। तो वी आर हैविंग लाइक हमें अभी रिसेंटली हम लोग बीकन हाउस में भी अब करने वाले हैं, कल ही हम लोगों को उनकी तरफ से इनविटेशन आया है, और भी स्कूल कॉलेजेस हैं, इसमें लम्स में भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, यानी जो लाहौर की जो अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हम उनमें लेक्चर्स दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है। अच्छा आयशा साहब, ये तो आपने हमें इस केस से मुतालिक हमने बात की ना, लेकिन अभी हम ब्रेक पर भी जब थे तो आपसे कुछ चंद बातें कर रहे थे। एक ऐसा मामला जहां पर FI तो देख रही है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि दूसरे मुतल्लिक़ इदारों से हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके खिलाफ FIR भी नहीं कट रही। तो मुझे ये बताएं कि जो मुतासरीन है वो किधर जाएंगे? आया कि उस दफ्तर में जाएंगे जहां का ये, क्योंकि मैं फेक CNAC के हवाले से बात कर रही हूँ, आपका शनाख्ती कार्ड, आपने कहा ना कि एक टाइम था जब लोगों के बहुत ज्यादा फेक शनाख्ती कार्ड्स बने भी हैं, लेकिन वो कार्ड्स अभी खत्म नहीं हुए। अब किसी को नहीं पता, अगर मैं किसी को अपना ID कार्ड दिखा रही हूँ वो ओरिजिनल या नहीं है, लेकिन वो मेरे शनाख्ती कार्ड पर एक बैंक ट्रांजेक्शन करता है या कुछ भी ऐसा करता है जिसमें नादरा का ऑफिस भी इन्वॉल्व है, आप ऑफिस में जाकर अपनी पेमेंट करें, 25 से 50 लाख का मामला है और मुतल्लिका थाना आपके FIR नहीं काटता, तो वहां पर मुतासरीन क्या करेंगे? देखिए, इसमें एक तो ये चीज के जो FIA के डोमेन में जो है हमारा इसको एंटी करप्शन सर्कल जो है वो इसको एंटरटेन करता है इन तमाम
तमाम एप्लीकेशंस को। इसमें फिर दो चीज़ें होती हैं कि इसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है फ्रॉम नादरा के जो वेदर उसकी ऑथेंटिसिटी जो है, क्योंकि कंप्लेनेंट ने तो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी कि ये जो है ये एक फेक आईडी है। सो वी नीड टू क्रॉस वेरीफाई द सेम कि कंप्लेनेंट का जो है इसमें ग्रीवेंस जो उसकी एलिगेशन है वो टू विच एक्सटेंट वो सही है या गलत है। फिर नादरा रिकॉर्ड जब हमारे पास आ जाता है बेसिस अपॉन दैट फिर हम उसके खिलाफ प्रोसीड करते हैं कि वो जो जाली शनाख्ती कार्ड है वो किसने बनाया, किस ऑफिसर ने उसको ऑथेंटिकेट किया, फिर वो उसकी पूरी जो है हम उसको ट्रैक बैक करते हैं। तो इसके लिए अगर किसी का भी इस मामले में ग्रीवियंस है कुछ है तो अगेन ऑनलाइन भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं इस मामले पे। ही कैन गो टू हमारा जो टेम्पल रोड पे जोनल ऑफिस है उस पे जाके अपनी स्ट्रेट अवे जाए और अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं, और हमारी जो हेल्पलाइन है उस पे भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम बात करें फेक आईडीज की, फेक कॉल्स की, बीइंग डायरेक्टर FIA आपने भी ये चीजें देखी होंगी, नए नए तरीकों से जो केसेस सामने आ रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए फिर बड़ा नया रहा हो कि ये भी किसी ने सोच लिया? जी बिल्कुल, रिसेंटली जो है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब जो है वो यानी कि देयर इज अनदर लोग जो है वो अपने आप को बैंकर्स और वो तो प्रिटेंड कर ही रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एजेंसीज को जो है वो उसको प्रिटेंड करें, लाइक हमारी एजेंसी को या किसी और एजेंसी को उसको प्रिटेंड करके उनके नुमाइंदे बन के भी जो है वो लोगों को उसमें हरास कर रहे हैं पहले, और फिर उनसे उनका डेटा ले रहे हैं एंड देन फिर उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो जनरल पब्लिक से अगेन यही रिक्वेस्ट है, तो अगेन उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले। हमारे अगर नाम को यूज करता है तो हमारे सारे वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उसे क्रॉस वेरीफाई कर लें और आप ऑफिस चले जाएं। सिंपल सी बात है कि जी ठीक है, जो भी चीज आप हमें ऑफिस में बुलाएं हम आपको ऑफिस में जवाब देंगे। एक्चुअली क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भी अगर जाते हैं ना तो इंतजामिया सॉरी इतनी कोऑपरेटिव नहीं होती कि वो फौरी तौर पर उनके मामलात को देखें। कंप्लेंट्स हैं लोगों की, ऑब्वियसली डरते हैं, जैसे आप भी जानती हैं थाना कल्चर यहाँ पर है, लोग थाने जाते हुए डरते हैं, और जब किसी एजेंसी का नाम आ जाए तो फिर लोग और ज्यादा डर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन उसको जो है जरूर ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, और ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब एक्चुअली जो है वो ऐसा कोई फिनोमेना या कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, नोबडी इज गोइंग टू कॉल फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। लोगों के ज़हनों में ये कि विद इन द सिस्टम भी लोग कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, मुलविस होते हैं। हर सिस्टम में इस तरह के लोग मौजूद हैं। हम पूरे सिस्टम को तो गलत नहीं कह सकते ना, ऐसा है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी हुए हैं कि विद इन द सिस्टम फिर लोग मिले होते थे, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो डर जाते थे। नहीं, उसके लिए जो है हमारी जो है मेरी आम आवाम से यही दरख्वास्त है कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास अप्रोप्रिएट फोरम्स पूरे मौजूद हैं, आप खुद फिजिकली आ जाए, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, डरता इंसान उस वक्त है जब आपने कोई गलत काम किया हो, सिंपल सी बात है। अगर आपने कोई गलत काम ही नहीं किया तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें। जस्ट आप ऑफिस में जस्ट वॉक इन, आप हमारे ऑफिस में कभी भी जनरल पब्लिक को देखे दे कैन वॉक इन टू माय रूम। मैंने कभी भी जो है वो कोई जनरल पब्लिक का जो इशू है, कोई ये नहीं होता कि जी इस रूम में नहीं जाना या फला रूम में नहीं जाना। उनको कहीं से अगर रिलीफ नहीं फील होता कि नहीं मिल रहा, लेकिन स्ट्रेट अवे वो मेरे रूम में आ जाते हैं कि मैडम हमें ये रिलीफ नहीं मिल रहा, काइंडली इसमें हमारी हेल्प करें। अगर वो हमारे से रेलेवेंट चीज होती है, या क्योंकि समटाइम्स जो है उनको समझने में कि वो हमारे FIA साइबर एम्बिट में वो चीज आ रही है नहीं आ रही, उसको समझने में अगर उनको कोई गलत फहमी होती तो उनको जो वो क्लैरिफाई कर दिया जाता है कि ये रीजन है। डेली बेसिस पे आप इन तमाम मामलात को डील करें, तो हम चाहते हैं आप जरूर दें साइबर क्राइम के हवाले से जो लोगों को तमाम चीजों को फेस करना पड़ रहा है, उनके लिए एक मैसेज हो जाए कि उन्हें अवेयरनेस भी मिल जाए और उन्हें इन तमाम चीजों का आइडिया भी हो जाए। सबसे पहले तो ये कि आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन जितनी सिक्योर कर सकते हैं वो जरूर सिक्योर करें। डोंट शेयर योर इंफॉर्मेशन, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जस्ट मेरा तो यही है रिक्वेस्ट कि आप अपनी यानी सोशलाइज बहुत ज्यादा ना हो। दूसरी चीज ये कि आपको कोई भी कॉल किसी भी खास तौर पे पैसे की मद में, जब आपसे पैसे का लेन देन का मामला और आपको कहा जा रहा हो, आपको किसी बात पे थ्रेट किया जा रहा हो, या आपको ये कहा जा रहा हो कि आप अगर हमें पैसे नहीं देंगे हम आपकी कोई इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे, तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन लीक
अगर क्रॉस वेरीफाई करें और नहीं होता तो हमारे पास आ जाए, वील जस्ट मूव ऑन। हम जो उसमें आपकी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे एंड वील सी हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड। तीसरी चीज जो है वो ये कि आपकी कोई भी आपको जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई चीज इस तरह सोशल एप्स में जो है वो सोशल मीडिया पे भेजता है तो उसको भी जरूर वेरीफाई कर ले, फोन करके पूछ ले, आपका रिश्तेदारी है ना, आप फोन करके पूछ ले कि जी ये फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। वो अगर यस करते तो आप उसको एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज ना कीजिए। रिकन्फर्म चीजों को जरूर किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी डायरेक्टर FI आयशा आगा खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ज़रियाब और अनवार हमें डराए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा काम है आपको डराना नहीं है, हमने आपको बचाना है। और कोशिश ऐसे करनी है कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाए, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जाए कि जिससे आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा बेहतर बना सकें। जो वाक़यात हैं उनसे हम सबक भी सीखें, अवेयरनेस हमारे पास हो। बिल्कुल। तो एक ऐसा ही केस है जो कि आप लोगों की निगाहों से गुजरा हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पर और अदालतों ने भी इस मामले पर खासी गुफ्तगू की है। बेगुनाह कत्ल होने वाली सारा इनाम केस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। सारा का कातिल अपने अंजाम से कुछ ही दूर है और कातिल को अब सजाए मौत अदालत की तरफ से दी जा चुकी है। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि इस कत्ल केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया है और अदालत ने शाहनवाज की वालदा जो कि मुलजिमा समीना शाह है उनको अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया है, जबकि सारा इनाम को उनके शौहर शाहनवाज ने 22 और 23 सितंबर 2022 की रात शख्सियात की एक फार्म हाउस पर सर में जिम के जो डंबल हैं बिल्कुल वो मारकर बड़े बुरे तरीके से कत्ल किया था। सारा इनाम कत्ल केस की जो समाअत हमने देखा कि 1 साल से जायद हुई है। 3 मुख्तलिफ जजेस ने इस केस की समाअत की और इससे पहले भी एक और हाई प्रोफाइल केस है नूर मुकद्दम कत्ल का, जिसके मुलजिम जाहिर जाफर को भी सजा सुनाई गई थी। और अभी हम देख रहे हैं कि मकतूलीन जो हैं वो मकतूलीन के जो लवाहिकीन हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इन मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा 2 और केसेस भी मौजूद हैं, 2 और बच्चियां भी हैं जो भी इंसाफ की मुंतजिर हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं रिजवाना तशद्दुद केस है, जहां तक अभी तक कुछ भी उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकी है और रिजवाना किस हद तक सेहतियाब हुई है और उसके साथ साथ वो इंसाफ की मुंतजिर भी है। और दूसरी तरफ सिंध की जो नन्ही फातिमा का केस है जिसको हमने अपने शो में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था, बहुत से मेहमानों से गुफ्तगू की थी। इस केस में भी फातिमा केस में हम देख रहे हैं कि DNA को तब्दील या जाया होने के खदशे भी वहां पर मौजूद हैं। ये केसेस भी सिविल सोसाइटी के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही कहा जा रहा है कि जो तमाम बाअसर अफराद हैं इन तमाम केसेस से फिर बच जाते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सिस्टर प्रोफेसर लम्स हिबा अकबर ने हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कोशिश तो ये की जा रही है एटलीस्ट मीडिया की तरफ से कि जितने भी तमाम केसेस हैं इनको एक एग्जाम्पल बनाया जाए, लेकिन हम देखते हैं फिर हमारा जो एक कानूनी सिस्टम भी मौजूद है, फिर जितने बाअसर अफराद मौजूद हैं, कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हो जाती है और जब तक हतमी एक जिसे कहा जाता है फैसला तो अभी सामने आ गया, लेकिन उस पर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो जो बाकी भी इस तरह के ज़हनियत के लोग मौजूद हैं तो वो डर जो है वो नहीं ख़त्म होगा। इस सिलसिले में अगर आप देखें तो नूर मुकद्दम के केस में, सारा इनाम के मर्डर के केस में, क्योंकि बहुत जल्दी हम देख रहे हैं ट्रायल जो है कंप्लीट हो गया है, आमतौर पे जो केसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं। उसकी वजह से एविडेंस की क्वालिटी भी बेहतर रहती है, उसकी वजह से विटनेसेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी बेहतर रहती है और ऑफ कोर्स जो विक्टिम की फैमिली है या वाइडर सोसाइटी है उनका कोर्ट पर कितना एतमाद है वो बढ़ता है। आमतौर पर चैलेंज ये रहता है कि क्योंकि छोटे शहरों में जो केसेस हो रहे हैं या मीडिया की नजर से जो केसेस हो रहे हैं जिन पर सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म नहीं कर पाती, उनमें डिलेज इतने ज्यादा होते हैं कि वहां पर एविडेंस भी सफर करती है, वहां पर PFSA की रिपोर्ट भी लेट आती है, वहां पर माफीनामा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अभी नूर मुकद्दम के केस का आपने जिक्र किया। नूर मुकद्दम के केस में मेरे हिसाब से उम्र कैद हुई थी और फिर उसके बाद डेथ सेंटेंस है। तो इस वक्त जो जाहिर जाफर है वो अपनी कैद सर्व कर रहा है, उसकी हाई कोर्ट की जो अपील है वो एग्जॉस्ट हो
चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी पेंडिंग पड़ा है। ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है, साल में केस खत्म हो गया है, अभी उसकी डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन होगी हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील का मामला जा सकता है। हमारी ऑफ कोर्स एज सिविल सोसाइटी दरख्वास्त यही होती है कि ये अपील प्रोसेस भी इतनी ही जल्दी एग्जॉस्ट हो, क्योंकि जब तक मैंने, अब इस पर मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन जिस हद तक मैंने पढ़ा है, लोगों से बात की है, जितना ज्यादा प्रोसेस लंबा होता है, चाहे ट्रायल लेवल पर यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल, सेशन कोर्ट लेवल पर या फिर अपील लेवल पर, जितना मामला लंबा जाता है, कॉम्प्रोमाइज होने के, कंपाउंड होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट लेवल पर हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनके फौरन डेट लग जाती है, रूटीन अपील्स जो हैं जिसके अंदर वाकई राइट्स के सवालात हैं वो मैटर्स पेंडिंग रहते हैं। ये बैकलॉग सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। लेकिन फिर वहां पर ये भी बात आती है ना कि आपने कहा ना कि रूटीन मैटर्स जो है जरा देर से सुने जाते हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जल्दी हाईलाइट होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाईलाइट होती है, जिनमें हमारे रियासत के अपने ही बहुत सारे केसेस हैं सियासतदानों के, वो बड़ी जल्दी जरा जाके लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहतरी ये भी हो जाती है कि ये जो अपीलें लगती हैं, जैसे सजाए मौत के कत्ल की माफी का मामला हो या इसको सजा को खत्म करने का मामला हो, फिर ऐसे में मुल्जिम को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि इतनी जल्दी ये जो अपील है ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होगी। बिल्कुल, इसमें जितना लंबा डिले होता है उसके अंदर मुल्जिम के भी जो राइट टू फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, बाकायदा एक राइट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी इसकी वजह से सफर करता है। अब अगेन छोटे छोटे शहरों में कितनी एक्टिविटी होती है, हर मामला, या इवन लाहौर जैसे बड़े शहर में हर छोटा केस पर आप इतना एक्टिविज्म नहीं कर सकते। मैं हवाला देना चाहूंगी, पिछले साल जून में हैदराबाद शहर में कुरतुलैन बुलैदी का मर्डर हुआ था उसके हस्बैंड के हाथों। अब वहां पर मैं दाद दूंगी एक तो नूर की फैमिली को, सारा की फैमिली को, कुरतुलैन की फैमिली को कि वो डटे रहे, फॉलो अप, उन्होंने पैरवी, केस की पैरवी की है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और साथ साथ सिविल सोसाइटी का, खासतौर में हैदराबाद में विमेंस एक्शन फोरम का इसमें बहुत किरदार था, वो एक एक हियरिंग पर जाते रहे हैं ताकि फैमिली पर वो जो प्रेशर बन सकता है जब मीडिया के कैमरे बंद हो जाते हैं वो ना बढ़े। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, जब आप जजमेंट देखते हैं, सारा की फैमिली ने बहुत अच्छी तरह इस केस की पैरवी की है, अभी भी वो डटे हुए हैं, अभी वो केस पर फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम केसेस में आप क्या समझती हैं, जिन 3 केसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कानून को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी मीडिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी सिविल सोसाइटी की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए सिरे से कि वो प्रेशराइज करें अदलिया को, या ये मामला जब तक हाईलाइट रहे तब तक हम देख रहे हैं कि फैसले भी जल्दी आ रहे हों? तो ये जो असरअंदाज, फिर क्या सोशल मीडिया इसका मतलब कानून पर भी असरअंदाज हो जाता है, उन्हें भी स्पीड अप करना पड़ जाता है? ये तो बड़ी अजीब सी एग्जांपल है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपसे, ये क्या आलम है हमारे कवानीन का, हमारे अदलिया का, कि सिर्फ वही केसेस पर हमें भरोसा है जिन पर ज्यादा सोशल मीडिया पर बात होती है। बिकॉज इसमें भी अगर आप देखें, नूर का मर्डर, सारा का मर्डर इस्लामाबाद में हो रहा है, इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, तो इसलिए उसकी ज्यादा बात होती है सोशल मीडिया पर। फातिमा का मर्डर का भी आपने जिक्र किया, वो फिर भी ओवर टाइम जो है सोशल मीडिया से छुपता जाता है। अच्छा, इसमें हमने ये भी देखा है ना कि क्योंकि पीछे जो बैकिंग है वो खासे बड़े इन्फ्लुएंस लोग हैं, क्योंकि जो फातिमा का है वहां पे भी पीरी मुरीदी वाले सवाल जो कि मैं और अभी अनवार ब्रेक से पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे, और फिर उसके अलावा जो रिजवाना का केस, उसमें भी एक जज की अहलिया इन्वॉल्व है, तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी से सिस्टम में कनेक्शन, हाँ बिल्कुल हेल्प मिल रही है। तो इन केसेस का फॉलो अप या इन पे हमें रिएक्शन उस तरह से नजर नहीं आ रहा जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि जो करने वाले हैं ना वो बड़े स्ट्रांग हैं। इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि सिविल सोसाइटी एक्टिव रहती है, सिविल सोसाइटी की भी, लेकिन क्योंकि इतने इश्यूज हर रोज हो रहे, इतने केसेस डाइवर्ट हो जाती है। यहाँ पर सलूट है कोर्ट रूम रिपोर्टर्स का जो कंटिन्यूअसली मामले पर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सिविल सोसाइटी तक बात पहुंचती है, वो इसके ऊपर फिर अपना एक्टिविज्म करते हैं। साथ साथ ये भी चैलेंज है, फातिमा का केस हो, रिजवाना का केस हो, सारा का या नूर का या कुरतुलैन बुलैदी का, ये सब मर्डर्स जो है, रिजवाना का अल्लाह का शुक्र है मर्डर नहीं हुआ, ये घर में हुए हैं। जो घर में मर्डर्स होते हैं उनके कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस होते हैं, कोई आपको आई विटनेसेस तो मिलने नहीं है इसके। अक्सर औकात, अब जिस तरह इस केस में भी बाय द टाइम, ये भी बाय लक हो गया कि फातिमा के केस में एक वीडियो जो थी वो सामने आ गई कि एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद था उस कमरे में। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तो प्रूफ बहुत कम फिर मिलते हैं। बिल्कुल। अब सारा के मर्डर में भी जो शाहनवाज जिन्होंने कत्ल किया है,
बाय द टाइम पुलिस वहां तक पहुंची उन्होंने बॉडी मूव कर ली हुई थी, उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी, उन्होंने कमरा साफ करने की कोशिश की थी। इस तरह के चैलेंजेस जब किसी घर में मर्डर होते हैं, खासतौर पे वो केसेस जो गैरत के नाम पे किए जाते हैं जिसमें पूरी खानदान मुलव्वस होता है, उसमें फिर एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये एक चैलेंज है पुलिस के लिए, अदलिया के लिए कि पुलिस मौके पर पहुंचकर किस तरह की एविडेंस कलेक्ट करती है। ठीक है, इवन उन केसेस में जहां पर क्राइम सीन को आप वॉश करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ट्रेसेस रह जाते हैं। मैं हवाला दूंगी जो वो ब्लॉगर जो थी बलोच, कंदील बलोच के मर्डर में, उसमें बहुत इंकरेजिंग फैक्ट ये था कि इवन उसके नाखूनों के नीचे से फाइलिंग्स कलेक्ट की थी ताकि अच्छी तरह एविडेंस कलेक्ट हो सके। इस केस में भी हमें वही नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी वो चीजें जो आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली टिपिकल इन्वेस्टिगेशन में हमें नहीं नजर आती, मर्डर के केस हो या इवन दूसरे जराइम में हमें इतनी थरो इन्वेस्टिगेशन नहीं नजर आती। वही आपकी बात, अगर केस हाईलाइट होता है उस पर जोर मचता है, फिर ये जाकर इतनी थरो इन्वेस्टिगेशन। और हम लोग एक वर्ड भी बड़ा यूज, एक जुमला कर रहे होते हैं कि अशराफिया के केसेस तो बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं, उनके केसेस ऐसे नहीं होते। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन फिर भी सारा और नूर मुकद्दम के अगर फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। मीनवाइल अगर हम लोग देखें फातिमा का और रिजवाना का, तो उनके वालिदैन जो हैं वो बहुत ही एक गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो वो केसेस किस तरह से लड़ेंगे और वो क्या परसू करेंगे। बिल्कुल, हमारे सिस्टम का ये भी एक ट्रेजेडी है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह पैरवी कर सकते हो, कितना अच्छा फॉलो अप कर सकते हो। लेकिन यही तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अमेंडमेंट यही तो बनती है कि फिर रियासत मुद्दई बने, रियासत को बनना चाहिए। कत्ल के केसेस में खास तौर पर हमेशा से रियासत ही मुद्दई रहती है। हमारा जो ये तसव्वुर है कि खानदान के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये हमेशा से कानून में इसकी जगह नहीं थी। हमेशा रियासत ने अपने एक किरदार अदा करना होता है। नंबर 2, 2002 में लाहौर हाई कोर्ट में एक तसद्दुक जिलानी और आसिफ खोसा साहब की जजमेंट है जिसमें उन्होंने यही एक कॉम्प्रोमाइज रिजेक्ट किया हुआ था एक गैरत के कत्ल के केस में, उसमें भी बहू का मर्डर था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो हमारे पास एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली आलम ये है कि कोर्ट के पास जैसे ही कोई कंपाउंडिंग की एग्रीमेंट आती है वो फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रियासत की तरफ से भी केस खत्म हो जाता है। रियासत पर प्रेशर होना चाहिए, जैसे कि कुरतलैन के मर्डर पर, कंदील बलोच के मर्डर के केसेस में वगैरह वगैरह, कि इवन अगर फैमिली से कॉम्प्रोमाइज हो जाए रियासत उसकी पैरवी करे। नंबर 2, इसके लिए 2016 में अमेंडमेंट की गई है, रियासत का ये किरदार ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, उस पर मजीद स्ट्रांग करने की जरूरत है थ्रू अवेयरनेस, थ्रू लीगल अमेंडमेंट्स। ठीक है, और जिस तरह से अब स्पेसिफिकली इस केस की बात करें जहां पे शाहनवाज हैं, जाहिर जाफर हैं, किसी भी किस्म की विरायत के मुस्तहिक तो वो नहीं है, तो फिर ये जो अब अपीलें हैं उनकी दोबारा से मुकर्रर की जाएंगी, उसमें आप क्या देख रही हैं, कानूनी क्या तकाजे होते हैं, किस तरह से फिर उन अपील्स को सुना जाता है? जब एक अदालत ने फैसला दिया है, प्रूफ भी मौजूद हैं, तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, उसके बाद क्या एक प्रोसेस होता है आला अदलिया का? अपील तो एक राइट होता है एक्यूज्ड का, हर मामले में होता है, अपील जरूरी है। नंबर 2, जहाँ पर मौत की सजा दी जाती है वहां पर हाई कोर्ट ने वो सेंटेंस कंफर्म भी करना होता है। सो ये एक राइट है, ये रूटीन प्रोसेस है। इशू सिर्फ ये कि अपील को बहुत लंबा लटकाया ना जाए, जल्दी से जल्दी अपील एग्जॉस्ट हो, उसकी उतनी देर वो अपनी कैद सर्व आउट कर रहा है और फिर उसके बाद सेंटेंस कैरी आउट किया जाए। उसी की वजह से जो आपने बात शुरू की कि एक डेटरेंस होगी, मुआशरे को पता चलेगा कि ये इश्यूज भी सीरियस लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर लम्स हिबा अकबर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रेलर आपने देखा इन फ्लेम्स का और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फिल्मों की। तो इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में अपना नाम बना रही हैं बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हासिल कर रही हैं। और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स, जिसका ट्रेलर भी आपने देखा है, इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल कनाडा में बेहतरीन फीचर का अवार्ड जीत चुके हैं। और कनाडा में होने वाले इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्म इन फ्लेम्स ने पाकिस्तानी सिनेमा की आलमी सतह पर नुमाइंदगी भी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जबरदस्त। तो जनाब, इसके अलावा सऊदी अरब में रेड सी नामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर ज़रार खान की फिल्म इन फ्लेम्स ने बहुत
फीचर फिल्म का बेहतरीन जो फीचर फिल्म है इसका अवार्ड अपने नाम किया है, और इन फ्लेम्स इससे पहले ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद हो चुके हैं, जबकि फिल्म को इंटरनेशनल न्यू कमर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो मेरे ख्याल से इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ये मिले क्यों हैं, जरा इस पर बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर इन फ्लेम्स अनम अब्बास ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अनम, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, इंटरनेशनल लेवल पर हम देख रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म्स बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये यकीन था फिल्म बनाने से पहले कि इतनी ज्यादा सक्सेस मिल सकेगी? और सेकेंडली थोड़ा सा हमें फिल्म के बारे में भी बताइएगा। ट्रेलर तो हमने देखा है, काफी उसमें सस्पेंस क्रिएट किया गया है ट्रेलर में। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत एक्साइटेड हैं। जब मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, मुझे ज़रार खान के टैलेंट के बारे में तो बहुत पता था। उन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स फिल्म्स पहले भी बनाई हैं जो बहुत एक्साइटिंग थी मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर। तो हम स्क्रिप्ट पे और टैलेंट पे तो काफ़ी भरोसा था, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। सो आई एम रियली हैप्पी कि ऑडियंसेस ने कनेक्ट किया फिल्म के साथ। ये जो फिल्म है एक मदर डॉटर कहानी है एट द एंड ऑफ द डे, और कराची की जो एक it's a love letter to Karachi, but it's also a love letter to the women of Karachi. और पाकिस्तान में survive करना as a single woman कभी हॉरर स्टोरी भी बन जाती है। तो ये एक जॉनरा बेंडर फिल्म है जो लव स्टोरी भी है, मदर डॉटर कहानी भी है और एक गोस्ट स्टोरी भी है। एंड इट्स मतलब हमने कराची की ऑन लोकेशन हमने शूट किया है, जौहर में, गुलशन में है, कराची की बीचेस पे। तो आई थिंक विजुअली भी एक बहुत पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली एक बहुत एक स्टनिंग लैंडस्केप्स भी मिलेंगे इस फिल्म में। सही। अच्छा अनम, ये बताएगा ये फिल्म ऑस्कर के लिए तो नॉमिनेट है ही, आपको ये भी यकीन हुआ कि आपकी जो फिल्म है वो ऑस्कर जीतने की कैपेसिटी भी रखती है? लास्ट ईयर जॉयलैंड भी पाकिस्तान की नॉमिनेशन थी और जॉयलैंड शॉर्टलिस्ट भी होगी थी, तो हम भी उम्मीदवार हैं। लेकिन आई ऑल्सो नो कि बहुत अमेजिंग फिल्म्स हैं जो दुनिया से निकली हुई हैं, जो इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी, तो हर दुनिया की हर कंट्री की एक नॉमिनेशन आगे आती है। तो इट्स अ मुश्किल फाइट है, हम लगे हुए हैं, देखते हैं आगे। In any case, पाकिस्तान की नॉमिनेशन होना एक बहुत बड़ी ऑनर है हमारे लिए, तो हम उससे भी बहुत खुश हैं। ठीक है अनम, जिस तरह से फिल्म के स्क्रिप्ट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, बड़ी शानदार रही है। ऑब्वियसली तभी फिल्म को इतनी पहचान मिली है, पाकिस्तानी सिनेमा का नाम भी रोशन हुआ है। तो इन फ्यूचर आप किस तरह से देख रही हैं फीचर फिल्म का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान में कैसा है? बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, मजीद लोग भी करना चाहते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि आई थिंक कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को नए स्टार्स और नए टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स स्पेशली बहुत रिस्क अवर्स हैं। तो अगर आपके पास एक नामवर टैलेंट अभी से जो जिसकी पहली से मशहूर है वो ना हो, तो वो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। हमने भी अपनी फिल्म, हाँ जी, तो हमने कराची और लाहौर में लिमिटेड रिलीज की इन फ्लेम्स की, लेकिन हमने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट किया बिकॉज हमारे जो एक्टर्स हैं वो उस तरह से वेल नोन नहीं है, वो न्यू फेसेस हैं। रमीशा नवाल की पहली टाइम ऑन स्क्रीन है, लेकिन पूरी दुनिया अब जो भी फिल्म देखता है वो बस कहते हैं क्या परफॉर्मेंसेस थी। तो आई थिंक पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें थोड़ा रिस्क लेना, हमें कोई नई चीज़ करने से डरना नहीं चाहिए, और हमें वी नीड मोर लाइक स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग ऑल्सो फिल्म्स के लिए, आर्ट के लिए, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में ऑडियंसेस इतने डाइवर्स हैं, और उनको एक पिजन होल करना कि बस जिस तरह के ड्रामा चल रहे हैं, जिस तरह की यू नो। अच्छा अनम, हमने ये देखा है कि फीचर फिल्म की कामयाबी भी शायद इसीलिए बहुत ज्यादा यकीनी हो जाती है क्योंकि वो स्टार जो हमें बड़े पर्दे पर नजर आते हैं उनसे हटकर डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है ना वो इसके लिए चुना जाता है, उनकी सिलेक्शन होती है, और वही चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जी, आई थिंक जो हमारी एक्चुअल रियल कहानियां हैं वो जब हम स्क्रीन पे देखेंगे तो ऑडियंसेस कोई मतलब ऑब्वियसली वो कनेक्ट करेंगे। जो आपको दिल को चीज़ लगती है वो स्टार पावर अलग बात है, और जो रियल कहानियां वो अलग बात है। तो आई थिंक डेफिनेटली देयर इज रूम इन आवर ऑडियंसेस, और अगेन पाकिस्तान के ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा डिवर्स हैं, तो उनको एक तरह का माइंडसेट में पिजन होल करना आई थिंक इज अ डिससर्विस और थोड़ा इंसल्टिंग भी है एक्चुअली हमारी इंटेलिजेंस को। और अभी आप क्या देख रहे हैं, मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर आप लोग काम कर रहे हैं? मेरा बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्री है, मैं डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करती हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा अपनी डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करना चाहूंगी, बट ज़रार अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो आगे देखते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी थी, तो उनके साथ मैं दोबारा डेफिनेटली काम करना चाहूंगी, बट फिल्मों को तो मतलब बहुत साल लग जाते हैं, तो अभी कुछ टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अभी हम इसी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेजेस, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हमारी अप्रैल में रिलीज होगी, तो कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में हम अप्रैल में रिलीज करेंगे, तो उसकी तैयारी भी हो रही है। तो कमर्शियल सिनेमा में भी
भी आप कोई फ्यूचर देख रही हैं, फिर अपना वहां पर भी काम करने का इरादा है? आई थिंक हमारी कहानी है, हमारी जो इंडिपेंडेंट टीम्स हैं, अगर वही कमर्शियल लेवल पे सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्किंग भी मुझे बहुत पसंद है। हम वुमेन लेड हमारी टीम होती है, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली एंड वेल। हम वर्किंग आवर्स के ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि टर्न अराउंड टाइम्स हो। तो आई थिंक कुछ इंडस्ट्रीज बहुत टॉक्सिक भी हो जाती हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ ही काम करूँ, तो मैं थोड़ी सी अपनी टीम के साथ ही रहना चाहती हूँ बेसिकली। तो इंशाल्लाह हम ही कमर्शियल लेवल पे रिकॉग्नाइज हों तो बेहतरीन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर इन फ्लेम्स अनन अब्बास हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं और आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। कनाडा का ये सूबा है न्यू फाउंडलैंड, जहां पर एक बिल्ली किसी तरह मुश्किल से या आसानी से यूटिलिटी पोल के बिल्कुल ऊपर चढ़ गई, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफी देर तक फिर ये देखा गया कि कोशिश के बावजूद भी वहां से वो उतर नहीं पाई है। उसी दौरान एक रेस्क्यू टीम जब इस बिल्ली की मदद के लिए वहां पर पहुंची है तो सूरत हाल फिर उस वक्त खराब हो गई। जब ये बिल्ली घबरा गई, रेस्क्यू वर्कर खंबे के ऊपर चढ़े, बिल्ली के करीब पहुंचा तो फिर बिल्ली ने जमीन की तरफ छलांग लगा दी और ये बहुत ऊंचा पोल था। ये बड़ा फिल्मी सीन था जो कि फिर तमाम लोगों ने देखा, कैमरे की आंख ने भी इसे कैप्चर किया है। तो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जो कारकुन थे एलिस, उनका इस हवाले से कहना है कि इस बिल्ली को मुमकिन तौर पर जो वहां पर सराउंडिंग में स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो तंग कर रहे थे, इसीलिए शायद वो खंबे पर चढ़ गई थी और 2 घंटे लेकिन मुझे तो ये सोचकर और देखकर हंसी आ रही है, अनवार वो बेचारा इतनी मेहनत करके पर उसे लेने के लिए गए और जैसे वो ऊपर पहुंचे तो बिल्ली ने वहां से छलांग लगा दी और म्याऊं म्याऊं करते हुए वो जो है वो वापस नीचे आ गई। हमने ये देखा है कि रेस्क्यू कारकुन जो था उसने खासी उसका मुजाहरा किया बचाने की, और देखे ना कि कहां से कितनी ऊंचाई पर वो गया उसको बचाने के लिए। तो ये इंसानी जो हम लोग देखते हैं लोगों में वो बहुत एक अच्छी है, और जानवरों से जो लोगों का लगाव है, जो मोहब्बत है, वो भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जानवर तो जानवर ही होते हैं, और बिल्ली ने बता दिया कि वो छलांग लगाने देखा और जिस तरह ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगा दी है तो वो मेरा ख्याल है वो एलिस भी खुद डर गए थे। और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ऐसा कभी देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि बिल्ली खुद इस तरह से जंप कर देगी इतनी ऊंचाई से, और जब जमीन पर उतरने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया है। बावजूद किसी भी तरह की चोट से वो मौजूदाना तौर पर महफूज भी रही है। तो बड़ी वायरल हुई ये वीडियो है जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो जनाब अब आपको एक वायरल दरख्त भी दिखा देते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दरख्त है भाई। तो जनूबी कोरिया के एक कदीम दरख्त की वीडियो है जो कि खासी वायरल हुई पड़ी है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और इस दरख्त की उम्र 800 साल है। ये देखिए अनवार कि कोई 800 साल की उम्र में इतना खूबसूरत भी हो सकता है। और ये मतलब हरा भरा तो नहीं कि इसका कलर हरा भरा नहीं है, लेकिन वो हरे भरे की मिसाल इसलिए कि बड़ा जबरदस्त वो लग रहा है। और ये 17 मीटर रकबे पर फैला हुआ है, और इस दरख्त का नाम गैंगलो कहा जा रहा है, जो कि जनूबी कोरिया का एक मकामी दरख्त है। और इस नस्ल के मुख्तलिफ बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। आमतौर पर वही बात होगी कि इनके जो दरख्त के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो तेज पीले रंग के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दरख्त के पत्तों की शक्ल भी ताज जैसी या फिर तितली जैसी है, जो कि इससे फिर जो बाकी वहां पर दरख्त मौजूद हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ बनाती है। और बहुत से लोग हैं जो फिर इस दरख्त को देखने के लिए, इससे मिलने के लिए वहां पर आते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं। आप कब जा रहे हैं, आप ये बताएं, क्योंकि आप भी प्लान कर रहे हैं कि आपने घूमने फिरने का इरादा रखना है। कोशिश तो कर रहे हैं जी, कोशिश तो कर रहे हैं शायद। तो जो कहानी है इसके मुताबिक 57 कबल मसीह से 935 ईस्वी तक की कोरियाई सल्तनत में इस दरख्त को उगाया गया था। जो इसकी हिस्ट्री है वो हम आपको बता रहे हैं। जबकि दूसरी कहानी में बताया गया कि जो सैला के आखिरी बादशाह के बेटे वली शहजादा माओई हैं, उन्होंने उस वक्त वो दरख्त लगाया था जब वो शुमाली कोरिया के इलाके कोहे कमांग जा रहे थे। तो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, और होपफुली इन तमाम चीजों को मेंशन भी किया होगा इस दरख्त की हिस्ट्री को जिस तरह से। बिल्कुल। और इससे आगे जो एक स्टोरी है वो तो खैर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है, और वो मुझे लग रहा है कि उसमें पता नहीं आप लोगों का भी कैसा रिस्पांस आएगा। खातून तो बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन जो उनके रहने के अंदाज हैं, तौर तरीके हैं, बड़े खतरनाक हैं। जिस तरह से अमेरिका में 4 साल से ये कुदरती मकामात में रह रही हैं, दावा ये कर रही हैं, और जो दावा अगला इनका दावा है वो बड़ा अजीब है, खौफनाक है, हैरानकुन है कि वो सड़क पर मारे गए जो जानवर हैं
उनका गोश्त खाती हैं ताकि उन जानवरों की मौत बेमकसद ना हो। तो इस हैरतअंगेज दावे के बाद से मैंड्रेस को हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त इंटरनेट पर काफी वायरल हो चुकी हैं और मतलब मुझे लग रहा है कि वो टार्जन टाइप एक जो लाइफ है वो स्पेंड कर रही हैं बिल्कुल ऐसे। और अच्छा उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी से इंस्पायर्ड होकर खाना बदोशों जैसी जो है वो जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन डेफिनेटली ये कहना पड़ेगा कि जिस किस्म के वो जानवरों का मुर्दार का गोश्त खाती हैं, अच्छा कहा ये भी जा रहा है कि वो उनको ये भी पता चल जाता है कि ये जानवर कितनी देर से मुर्दार है। हाँ, मतलब ये कितना टेस्ट उनमें डेवलप हो चुका है कि उनको आइडिया होता है कि जिसकी स्टेक खाने जा रही है ना। अच्छा तो खाना बदोशों जैसी जिंदगी तो गुजारी है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेती हैं, अपनी इस तरह की पोस्ट शेयर कर देती हैं, तो वो मेरा ख्याल है जब तंग आ जाती हैं थोड़ा सा, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो अपनी जो खाना बदोशी की जिंदगी है वो कभी ना कभी शेयर करती रहती हैं। और पता नहीं किससे वो मुतासिर हुई हैं, किसको देखकर उन्होंने अपना ये हाल किया है और क्यों वो इस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं कि जैसे वो जिंदगी इंसानी तहजीब से बिल्कुल कट गई है। अच्छा हमारे प्रोड्यूसर इसे कह रहे हैं बहुत एंजॉय कर रही है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है इस तरह से सड़क वाले मुर्दार जानवरों का गोश्त खा के कौन सी एंजॉयमेंट होती है। यहाँ तो लाहौर हम लोग गधे खोतों के वो जो एक मुहावरा है ना, हम उसी को अभी तक भुगत रहे हैं। कराची वाले भी हमें ताने देते रहते हैं। चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मैं भी। जुम्मा मुबारक, अल्लाह हाफिज़। और उम्मीद करते हैं कि ज़रिया हमें मंडे को ठीक मिलेगा इंशाल्लाह।